हमारे हीरो को दिखाते हैं जो कि अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर शुई फैमिली के पैट्रियार्क से मिलने के लिए आता है, जिसे वो अपना अंकल ही मानता है। तो हमारे हीरो का नाम चू जिंगजुन है और मैं इसे फ्यूचर में जुंजी कहूंगा क्योंकि इसकी होने वाली वाइफ इसको जुंजी कहती है, तो फिर जुंजी ज्यादा इजी रहेगा। तो जुंजी जैसे वहां पर अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरता है तो शुई फैमिली के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, ये अनाथ बच्चा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लगता है कि ये शुई फैमिली के पैट्रियार्क से खाना मांगने के लिए आया या फिर भीख मांगने के लिए आया होगा। जबकि उनमें से कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है जो कि अब खत्म हो चुकी है। कभी चू फैमिली जहाँ की बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, ये फैमिली एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी। उस वक्त शुई फैमिली के पैट्रियार्क ने अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करने का वादा किया था। लगता है कि ये लड़का यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया होगा। तो हमारा जुंजी भी सीधा जाकर दरवाजे के पास खड़ा होता है। दरवाजे पर जो गार्ड खड़ा होता है वो उसे कहता है पैट्रियार्क तुमसे मिलने के लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं, अंदर चले जाओ, वो तुमसे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जुंजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे बताओ कि कहाँ पर जाना है। वो उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। तो अंदर उनके एल्डर्स भी खड़े होते हैं जबकि सामने पैट्रियार्क अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं जिनका नाम शुई चोंग जियान होता है। तो जुंजी उनके पास जाता है और उनसे कहता है प्लीज अंकल मुझे माफ करना, आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। तो उसके अंकल सोच रहे होते हैं ये चू जिंगजुन यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से ये मेरे सामने इस तरह बोल्डली कैसे बात कर रहा है। आज से पहले तो जब ये मुझे देखता तो ये डर के मारे वहाँ से रास्ता बदल देता था या फिर अपना मुंह छुपा लेता था, लेकिन आज यहाँ पर इतनी हिम्मत के साथ मेरे सामने क्यों खड़ा है। पैट्रियार्क शुई उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मेरे भतीजे तुम्हें पता है ना कि मेरी बर्थडे में भी काफी सारे दिन बाकी हैं, तुम आज यहाँ पर पहले क्यों चले आए हो, क्या तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आए हो। तो जुंजी उनसे कहता है अंकल लगता है कि आपने मेरे यहाँ पर आने को गलत समझ लिया, मैं यहाँ पर आपकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए नहीं आया बल्कि मैं यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। आपको ये बात तो याद ही होगी। तब इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आए हो। जुंजी उनको याद दिलाता है। वो कहता है आज से पूरे 17 साल पहले आपने यानी कि शुई फैमिली वालों ने एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन का सामना किया था, आपके ऊपर अटैक हुआ था जबकि मेरे फादर ने चू फैमिली के पैट्रियार्क थे, उन्होंने आपकी जान बचाई थी और आपकी जान बचाने के बदले में आपने उनसे वादा किया था आप अपनी फैमिली की लड़की की शादी मेरे साथ करेंगे यानी कि चू फैमिली के यंग मास्टर के साथ करेंगे। मुझे लगता है कि आपके इस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। पैट्रियार्क शुई से कहते हैं हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, उस साल जो कुछ भी हुआ था हम लोग उस बात को नहीं भूले। तुम्हारे फादर ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी और मेरी शुई फैमिली के पैट्रियार्क ने उस वक्त फैमिली के पैट्रियार्क ने तुम्हारी फैमिली पैट्रियार्क के साथ ये वादा किया था कि हम दोनों आपस में मैरिज अलायंस में बनेंगे, लेकिन तुम्हारे फादर का कुछ भी अता पता नहीं है। तुम्हारे फादर पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर के वापस आने तक हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। तो जुंजी उनसे कहता है अंकल तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे फादर कभी वापस ही नहीं आते तो फिर आप कभी भी मेरी शादी नहीं होने देंगे। पैट्रियार्क शुई से कहते हैं लड़के तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। तो जुंजी उनसे कहता है तो अंकल आपके कहने का मतलब क्या है, क्या आपको पता है कि मेरे फादर इस वक्त कहाँ पर है और आप मुझे बताना नहीं चाहते। अंकल उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने रास्ते से भटक रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो यहीं पर शुई फैमिली की यंग गर्ल भी आ जाती है, यंग मिस आ जाती है। वो कहती है लड़का यहाँ पर कब से बकवास किए जा रहे हैं और आप सभी लोग इसकी बातों को सुनते जा रहे हैं। साथ ही वो चू जिंगजुन से कहती है जुंजी तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। क्या तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है, तुम एक बेकार लड़की हो जबकि मैं इस पूरे सिटी की एक टैलेंटेड और जीनियस लड़की हूँ। मैं शुई कियान एक जीनियस लड़की हूँ और जो भी मेरे दिल को जीतेगा वो भी एक जीनियस लड़का होगा, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम एक कचरे हो। अब इन दोनों की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। जुंजी की कल्टीवेशन लेवल टेम्परिंग बॉडी 3 ह्यूमंस लेवल पर है। इसके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो सबसे ज्यादा यूजलेस मार्शल स्पिरिट है, वो एक तलवार है। शुई कियान के बारे में बताया जाता है कि उसके पास जो कल्टीवेशन लेवल है वो टेम्परिंग बॉडी 9 ह्यूमंस है। इसके अलावा उसके पास जो स्पेशल मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 4 की मिस्टिक वाटर फॉक्स है। शुई फैमिली के बाकी के सारे एल्डर्स और लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और हमारे जुंजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं तुम तो एक मेंढक की तरह जो कि एक बगले के साथ शादी करना चाहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तुम एक कचरे हो और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर आकर तुम हमारी यंग मिस के ख्वाब देख रहे हो। शुई कियान भी हंसना शुरू कर देती है और जुंजी से कहती है जुंजी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस ख्वाब को भूल जाना चाहिए, हम दोनों की शादी कभी भी नहीं होने वाली, इसलिए मेरे पीछे आना छोड़ दो। जुंजी हल्का सा मुस्कुराता है और शुई कियान से कहता है तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा सेल्फ इंपोर्टेंस दे रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। सुनने के बाद शुई कियान गुस्सा भी होती है और साथ ही सोच रही होती है अब इस बात का क्या मतलब है। जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ मैरिज प्रपोजल लेकर, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं शुई कियान के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं यहाँ पर किसी और के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये बात सुनते शुई कियान काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। हमारा जुंजी अपने अंकल पैट्रियार्क से कहता है अंकल पैट्रियार्क मैं यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया वो शुई कियान के लिए नहीं है बल्कि मैं सेकंड एल्डेस्ट डॉटर के लिए आया हूँ, इसका नाम शुई लियू जियांग है। जैसे हमारा जुंजी वहाँ पर शुई लियू जियांग का नाम लेता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि शुई लियू जियांग वो एक बहुत ही कचरा सी लड़की है और जहाँ पर इनके लिए नौकरानी का काम करती है, हालांकि वो शुई फैमिली की मेंबर है। बात सुनने के बाद शुई कियान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से के साथ उसे कहती है तुम यहाँ पर एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो कि हमारी नौकरों का काम करती है, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। हमारा जुंजी से कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने आप को लियू जियांग के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो, तुम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम मिट्टी हो जबकि वो आसमान है। ऊपर से तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मेरी चू फैमिली में शादी कर सको, मेरी चू फैमिली का सर्वेंट भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। तो लियू जियांग की तरह भी दिखाते हैं, तुम्हारी हीरोइन लियू जियांग वहाँ पर झाड़ू लेकर खड़ी होती है, वो जब ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। हमारा जुंजी सीधा उसके पास चला जाता है, जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और साथ ही वो सोच रहा था लियू जियांग मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करने दूंगा, पिछली लाइफ में इस बेचारी को बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी और इस लाइफ में इसको बचाना चाहता है। तो शुई कियान अपने फादर से कहती है फादर एक हमारी शुई फैमिली का कचरा है और दूसरा चू फैमिली का कचरा है, तो यहाँ पर इन दोनों का मैच तो ह्यूमंस की तरफ से बना है, मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ पर शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और लियू जियांग की शादी इसके साथ कर देनी चाहिए। तो ये लड़का यहाँ पर इसके साथ शादी करके बहुत ज्यादा खुश है, तो फिर हमें इसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पैट्रियार्क जुंजी से कहते हैं बेटा मुझे यहाँ पर एक बात को क्लियर करो, क्या तुम वाकई में लियू जियांग से शादी करना चाहते हो, ये बात मुझे यहाँ पर लिख कर देना होगी, हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे, उसके बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, तुम दोबारा आकर हमारे साथ इस मैरिज अलायंस की बात नहीं करोगे। तुम एक और बात बता दो, अगर तुम लियू जियांग के साथ शादी करते हो तो मेरी शुई फैमिली से तुम्हें कुछ भी बेनिफिट हासिल नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लोली सर्वेंट है,
जुनजी आगे सस्ता शुरू कर देता है, कहता है अंकल मैंने यहाँ पर बेनिफिट की बात की कब है, ये बेनिफिट मेरे लिए बहुत ज्यादा है कि मैं यहाँ पर ल्यूजियान से शादी करने वाला हूँ, आप बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। फिर साथ ही हमारा जुनजी से कहता है आपको यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस करना होगा कि आज के बाद से ल्यूजियान का तुम्हारी शुई फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, कि बाजी चू फैमिली की बहू होगी और जो मेरे साथ शादी करके यहाँ से जाने वाली है। यहाँ पर मैं तुम्हें इस बात का वादा दूंगा कि आज के बाद हमारा चू फैमिली का तुम्हारी शुई फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और मैं ना ही आकर दोबारा मैरिज प्रपोजल की तुमसे बात करूंगा। साथ ही हमारा जुनजी ल्यूजियान से कहता है ल्यूजियान क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो से कहती है जुनजी हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पैट्रियार्च कहते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे भतीजे को यहाँ पर किसी से प्यार है मुझसे शादी करना चाहती है, चलो जल्दी से पेन और इंक लेकर आओ और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आओ। लोग जल्दी से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और उसे कहते हैं चलो यहाँ पर आकर साइन करो। कियान से कहती है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, दोनों ही गरीब और थके हुए कचरे हो। जी आगे बढ़ता है जाकर पेपर के ऊपर साइन कर देता है और कहता है जी यहाँ पर श्वी कियान को चैलेंज करता है और उसे कहता है आज से ठीक 1 साल के बाद तुम देखना यहाँ पर डायनेस्टी का 5 मार्शल हाउसेस ओपन सिलेक्शन होने वाली है, उस वक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन यहाँ पर किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कचरा है। श्वी कियान भी उसकी बात सुनने के बाद सोचती होती है क्या वाकई में 1 साल के बाद इतना बदल सकता है कि मुझे हरा दे, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो अपने आप में कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर 10 साल गुजर जाए या फिर 100 साल गुजर जाए ये कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। हमारा जुनजी तो काफी रोमांटिक अंदाज में अपनी वाइफ को वहाँ से उठाकर बाहर की तरफ निकलता है, वो अपनी वाइफ को उठाकर अपने घर की तरफ चल रहा होता है, जबकि वहाँ पर जितने लोग होते हैं गली में वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं और कहते हैं कचरे ने कचरे से शादी कर ली। हमारा जुनजी अपनी वाइफ को लेकर अपने घर में वापस आता है, वो उसे कहता है चलो ठीक है ल्यूजियान आ जाओ, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, आज से तुम चू फैमिली के एक मेंबर, आज के बाद तुम्हारा नाम चू ल्यूजियान होगा। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और अपने घर की तरफ देखते हैं। ल्यूजियान यहाँ पर चू फैमिली के घर की तरफ देखते हैं और उसे याद आता है पास की मेमोरीज, जब यहाँ पर चू फैमिली जहाँ की सारी सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी। कहीं पर हमें बैकग्राउंड सीन भी दिखाया जाते हैं कि कभी ये फैमिली जहाँ की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो इनका घर भी टूट चुका है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किसी ने चू फैमिली के खिलाफ साजिश की और इनके जितने भी एल्डर्स थे उन सभी को एक ही बार में मार डाला और उनके मरने के साथ ही जुनजी की मदर कहीं पर गायब हो गई और उसके फादर जुनजी की मदर को ढूंढने के लिए चले गए और आज तक वो वापस नहीं आए। उनका कभी पता नहीं चल सका कि वो उसकी मदर को ढूंढने के लिए कहाँ गए हैं। के बाद जुनजी बेचारा अकेला रह गया, एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन इसे यहाँ पर सभी लोगों की बुलीनेस को बर्दाश्त करना पड़ा। अकेला ही यहाँ पर क्या कर सकता था, उसके फैमिली के जितने भी एक्सपर्ट्स और एल्डर्स थे वो सारे के सारे तो पहले से मारे जा चुके थे। अकेला जुनजी यहाँ पर इन सभी लोगों की बातों को बर्दाश्त करता रहा और यहाँ तक पहुंचा। जुनजी अपने घर को देखकर वहाँ पर ये सारी मेमोरीज सोच रहा होता है, जबकि उसी वक्त ल्यूजियान से कहती है जुनजी तुम किस बारे में सोच रहे हो? जुनजी उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए जल्दी में चला गया और मैं इस बारे में भूल गया था कि घर को रिपेयर भी करना है, ऐसे टूटे फूटे घर में मेरे साथ रहना होगा। ल्यूजियान से कहती है तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए वहाँ पर घर सभी के सामने मुझसे शादी की बात की, मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में तो क्या झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। अरे जुनजी के पास एक नटखट सा नौकर भी है, वो वहाँ पर सामने से भागता हुआ आ रहा था और उसने हाथ में एक मुर्गी पकड़ी होती है। वो भागता हुआ आता है कहता है यंग मास्टर मैं एक मुर्गा पकड़ कर लाया हूँ, चलो जल्दी से इस मुर्गे को पकड़कर आज सेलिब्रेट करते हैं, आज रात हम लोग तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे। जुनजी उसे कहता है जाहू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किसका मुर्गा पकड़ कर ले आए हो? तो जाहू से कहता है यंग मास्टर अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अब तक मैं भूखे मारे सड़क पर मर चुका होता, चलो सब कुछ तुम्हारी वजह से कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुमने मुझे अपने घर में नहीं रखा होता और खाना पीना नहीं दिया होता तो मैं मर चुका होता। जुनजी उसे कहता है अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, फिर जाओ जाकर इस मुर्गे को पका कर लाओ, हम सभी लोग मिलकर इस मुर्गे को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पेट भरकर उसकी कड़ी बनाते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। सभी लोग अपना पेट भरकर बैठे होते हैं। आज का खाना यंग मास्टर जुनजी ने पकाया होता है और उसे कहता है यंग मास्टर तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने तो पेट भरकर खाया है। ल्यूजियान ने भी वहाँ पर पेट भरकर खाना खाया होता है। जुनजी अपनी वाइफ से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं सिर्फ इसी तरह ही खाना पका सकता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा मुझे बनाना नहीं आता। वो उसे कहती है लेकिन मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहीं पर जाओहा जुनजी की वाइफ से कहता है मैडम अब जबकि तुम दोनों की शादी हो गई और तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो तो मुझे लगता है कि आज रात तुम दोनों का एक ही रूम में बंदोबस्त करना चाहिए, तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोने वाले हो। बात सुनते ही ल्यूजियान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और भागती हुई कहती है नहीं मैं किसी को भी अपने रूम में नहीं आने दूंगी, ये मेरे रूम में नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। तो जल्दी से जाकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है, जबकि जाओहा अपने यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर की भी है, रात के वक्त दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना। पर हम लोग एपिसोड 1 का एंड करेंगे। हमारा जुनजी अपनी वाइफ को शादी करने के बाद अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद उनका नौकर उनके लिए मुर्गी पकड़ कर लाता है जिसको पकाकर वो लोग मजे से खाते हैं और उसके बाद वहाँ पर दोनों के रूम में रहने की बात करता है। ल्यूजियान जल्दी से भागती हुई रूम के अंदर चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर जाओहा हमारे जुनजी से कहता है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर की है, आप उस की को लेकर रात को दरवाजा खोलना और अंदर चले जाना। और साथ ही जाओहा वहाँ पर बड़ी गंदी गंदी इमेजिनेशंस कर रहा होता है। जुनजी उसके सर में जबरदस्त पंच मारता कहता है बेवकूफ तुम यहाँ पर किस तरह की गंदी बातें सोच रहे हो, तुमने तो यहाँ पर स्पेयर की भी छुपा कर रखी हुई है, कहीं तुम रात के वक्त मुझे भी सोते हुए तो नहीं देखते। अब हम मार खाने के बाद से कहता है यंग मास्टर मुझे पता चल गया है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है, अब मैं बंद दरवाजे के पीछे बैठकर अपने गुनाहों के ऊपर जाकर पछतावा करने वाला हूँ। जुनजी उसे कहता है चलो जल्दी से वापस आओ। वो उसे कहता है यंग मास्टर क्या हुआ, क्या तुमने इरादा बदल लिया, क्या मैं जल्दी से तुम्हारे लिए चाबी लेकर आऊँ? जिसे कहता है बेवकूफ ये बात नहीं है, मैं कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ल्यूजियान का तुम ध्यान रखना। अब उसे कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं मैडम का ख्याल रखूंगा। हमारा जुनजी उसे छोड़कर अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास एक स्पेशल स्टोन होता है जिसको रेजुरेक्शन स्टोन कहा जाता है, जहाँ पे रीइंकार्नेशन स्टोन कहा जाता है। इसे रीइंकार्नेशन स्टोन की मदद से वो कई हजार साल आगे अपनी जिंदगी गुजारने के बाद मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है, जैसे कि बाकी की सारी स्टोरीज में हमेशा होता है। क्योंकि सीरीज में भी ऐसा ही होता है कि काफी हजारों साल आगे जिंदगी गुजारने के बाद ये लोग वापस से अपनी 16-17 साल की उम्र में दोबारा रीइंकार्नेट हो जाते हैं और यहाँ पे भी वही कहानी है। मुझे यहाँ पर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है प्रीवियस लाइफ में इस स्टोन ने मेरी जान बचाई और मैं वापस से अपनी इस लाइफ में रीइंकार्नेट हो पाया हूँ। इसको जिस बंदे ने मारा था उसका नाम जाओ जिंगटियान है। जी कहता है जाओ जिंगटियान ने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के ब्रदर बन गए। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे खिलाफ एक प्लान बना रहा है और लास्ट पर वही बंदा होगा जिसकी तलवार मेरी बॉडी के अंदर तनसेगी। प्रीवियस लाइफ में जाओ जिंगटियान वो बंदा था जिसने इसको मार दिया था, उसके बाद दोबारा रीइंकार्नेट हुआ है। जी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास ये वाला स्पेशल क्रिस्टल था, इस स्पेशल क्रिस्टल की मदद से और जिंगटियान के मुझे मारने के बाद मैं इस रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करते हुए वापस से अपनी 16 साल की उम्र में दोबारा रीइंकार्नेट हो गया हूँ। साथ ही वो कहता है जी कहता है आपने पिछली लाइफ में मुझे
अच्छी तरह से याद है कि मैं इसी दिन शुई फैमिली में उनकी बेटी की शादी के लिए प्रपोजल की बात करने के लिए गया था, लेकिन उस वक्त मैं शुई कियान से शादी की बात करने के लिए गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा और बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाद उनकी नौकरानी ल्यूज यांग थी, जिसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, यहाँ तक कि वो मुझे मेडिसिन देती और मेरी इंजरीज को हील होने तक वो मेरे साथ रही। के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसे अपने साथ लेकर डायनेस्टी के डिफरेंट प्लेसेस पर गया। हम लोग बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर एक मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक किया। मेरी जान बचाने के लिए ल्यूज यांग उस मॉन्स्टर के सामने आ गई और उस मॉन्स्टर ने उसको मार दिया और उस मॉन्स्टर के हाथों वो ल्यूज यांग की मौत हो गई। लेकिन इस लाइफ में मैं चाहता हूँ कि मैं ल्यूज यांग को अपनी वाइफ बनाकर उसे बहुत ही अच्छी जिंदगी दे सकूं। लाइफ में जो कुछ उसे नहीं दे सका इस लाइफ में उसे जरूर दूंगा, और इस बार मैं किसी भी मॉन्स्टर के हाथों से ल्यूज यांग को मरने नहीं दूंगा। जुंजी कहता है, लगता है कि पैट्रियार्च अंकल को लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता मेरे फादर कहाँ पर है। ये सब कुछ उन्हीं का किया रहा है। ये पैट्रियार्च हुई फैमिली के पैट्रियार्च और साथ में यून मार्शल अकेडमी वालों, इन लोगों का काम है। इन लोगों ने मिलकर मेरे फादर को गायब किया है। जुंजी कहता है, मैं यून में मार्शल स्कूल वालों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर ज्यादा है, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन शुई फैमिली वाले, मैं इनका तो बिगाड़ सकता हूँ। मुझे इनसे बदला लेना है, तो सबसे पहले इनसे बदला लिया जाएगा। जुंजी कहता है, तो मेरे पास जो स्पेशल रिइंकार्नेशन स्टोन है, इसका स्पेशल फायदा ये है कि इसके अंदर अपनी एक स्पेस है। उस स्पेस के अंदर अगर मैं टाइम गुजारूंगा बाहर के एक दिन के वहाँ पर 5 दिन के बराबर होंगे। तो मतलब ये है कि मैं अंदर जाकर काफी सारी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, बाहर सिर्फ एक ही दिन गुजरेगा। तो जहाँ पर अपने स्टोन के अंदर चला जाता है, स्टोन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उसने एक बुक भी रखी होती है जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ से है। इसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है। जुंजी कहता है, मैं इस वक्त बॉडी टेम्परिंग राम के तीसरे लेवल पर हूँ। मुझे 7 लेवल्स और ज्यादा अचीव करने होंगे, तब जाकर मैं स्पिरिट राम में पहुंच पाऊंगा। इन डायनेस्टी की मीटिंग में 1 साल के बाद जो होने वाली है, उसमें मैं सभी लोगों को बहुत हैरान करने वाला हूँ। हमारा जुंजी सारी रात वहीं पर स्टोन के अंदर रहकर अपनी कल्टीवेशन को पूरा करता है, जबकि अगले दिन सुबह सुबह जू फैमिली का एक और यंग मास्टर वहाँ पर आता है, जो कि इसका रिश्ते में कजन ही लगता है। वो दरवाजे के ऊपर किक मारता है, दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, जुंजी तुम कहाँ पर हो? चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ। तुम यहाँ पर बाहर नहीं आते तो उसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाया, क्योंकि मैं तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाला। हमारा जुंजी जल्दी से बाहर निकलता है और उसे कहता है, जैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस बात का क्या मतलब है? तुमने हमारा दरवाजा क्यों तोड़ दिया? जैंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जुंजी तुम हमारे पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो। शुई फैमिली के घर जाकर एक नौकरानी से शादी कर ली। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? तुमने हमारी जू फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये तो एक नौकरानी है, पता नहीं इसका कैरेक्टर भी ढीला होगा। तुमने इसके साथ शादी क्यों की? जल्दी से पैट्रियार्च की सील हमारे हवाले करो। तुम पैट्रियार्च के बेटे होने के लायक नहीं हो, ना ही हमारे अगले पैट्रियार्च होने के लायक हो। इस वक्त हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, ये हमारा थप्पड़ मेरी बीवी को इंसल्ट करने की वजह से तुमने मेरी बीवी को यहाँ पर कैरेक्टरलेस कैसे कहा? चू जैंग भी इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है। ये तो बॉडी टेम्परिंग राम के 3rd लेवल पर है, कि मैं बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर हूँ, फिर ये मुझे यहाँ पर इतनी जोर से थप्पड़ कैसे मार सकता है? हमारा जुंजी उसे फिर से एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, ये वाला थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुम एक थप्पड़ खाने के बाद तो मारने वाले हो नहीं, इसी वजह से मैंने तुम्हें एडवांस में दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, चलो जल्दी से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं मारने वाला। जबकि चू जैंग बहुत गुस्सा होता है, वो उसे कहता है, जुंजी तुमने यहाँ पर हाथ पार कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? साथ ही वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि सिंगल हॉर्न फ्रेंजी काउ होती है, वो एक बड़ी सी गाय होती है जिसके सर के ऊपर एक सिंगल हॉर्न होता है, एक सींग होता है। इसकी स्पेशल मार्शल स्पिरिट होती है। वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है और हमारे जाउची से कहता है, जाउची ने जुंजी से कहता है, क्या मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? तुम तो एक बेकार लड़के हो। उसके ऊपर मार्शल स्पिरिट से अटैक करता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है। जुंजी अपनी वाइफ को लेकर पीछे की तरफ जंप करता है। चू जैंग हंस रहा होता है और उसे कहता है, तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो, जिसके पास कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं है। तो अब जल्दी से अपनी गोल्डन सी को मेरे हवाले करो, क्योंकि तुम हमारे पैट्रियार्च होने के लायक नहीं हो। तो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि उसी वक्त जुंजी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। नीचे की तरफ से होते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है, चू जैंग उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है, अपने दोस्तों के साथ टकराता है और वो तीनों ही बाहर गिर जाते हैं। जुंजी उसी के हाथ से उसकी तलवार को भी छीन लेता है। उसकी तलवार को छीनने के बाद वो उसे उसकी तरफ फेंक देता है। वो तलवार सीधी जाकर उसकी टांगों के बीच जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उस बेचारे का मुर्गा भी बहुत सा घबरा जाता है और वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। चू जैंग बेचारे के तो पसीने छूट चुके होते हैं। वो सोच रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कैसे बदल गया, ये तो हमारी चू फैमिली का कचरा था। चू जैंग वहाँ पर उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है, लड़के तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया, मुझे नहीं बल्कि पूरी फैमिली को धोखा दिया। तुमने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा। 3 दिन के बाद हमारी फैमिली मीटिंग में देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा जुंजी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। जुंजी अपने दोनों दोस्तों के साथ बड़ी स्पीड से वहाँ पर भागना शुरू करता है, जबकि उसका मुर्गा उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद जुंजी की वाइफ उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जुंजी उसे कहता है, नहीं, ये सभी लोग कब से मेरी गोल्डन सील के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं पैट्रियार्च का बेटा था और मेरे पास उनकी गोल्डन सील है, ये वो सील मुझसे हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी ये सील नहीं दूंगा। ल्यूस यांग उसे कहती है, लेकिन 3 दिन के बाद फैमिली प्लान मीटिंग होने वाली है, उसमें तुम क्या करोगे? वो उसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है। हमारा जुंजी फिर से अपनी कल्टीवेशन रूम में चला जाता है। कल्टीवेशन रूम में जाने के बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है, जो कि एक स्वर्ड होती है, लेकिन वो टूटी फूटी तलवार होती है, उसके ऊपर काफी सारे क्रैक्स पड़े होते हैं। जुंजी कहता है, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चू जैंग के पास जो मार्शल स्पिरिट है वो भी एक सेकंड ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, वो एक बहुत ही पावरफुल काउ है, लेकिन मेरे पास जो मार्शल स्पिरिट है वो एक टूटी फूटी दरारों वाली ये वाली तलवार है। जुंजी कहता है, मुझे लगता है कि मेरी तलवार कुछ ज्यादा ही बेकार है, अगर मैं मार्केट से जाकर कोई आयरन की तलवार खरीदूंगा तो वो भी ज्यादा बेहतर होगी इस तलवार से। जुंजी अपने पास एक बुक निकालता और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी प्रीवियस लाइफ से मेरे पास ये वाली एक नेमलेस टोम है। इस किताब के अंदर कुछ ऐसे तरीके लिखे हुए हैं जिससे मैं दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, को अपना बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं मार्शल स्पिरिट के बारे में बताता है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी बॉडी के साथ उसके अंदर एक मार्शल स्पिरिट भी पैदा होती है। जब उसे अवेकन किया जाता है तब उसको यूज किया जा सकता है। हर इंसान की बॉडी के अंदर जब ह्यूमन एंड अर्थ की पावर जाती है तो वो अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करता है और उसी मार्शल स्पिरिट के रिलेटेड वो मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकता है। ताकि दुनिया में बहुत सारी मार्शल स्पिरिट्स हैं, लेकिन इन सारी की सारी मार्शल स्पिरिट्स को इनकी क्वालिटीज और इनकी पावर के लिहाज से 9 लेवल्स में तकसीम किया जाता है। इनमें से जो लेवल 1 की मार्शल स्पिरिट होती है वो सबसे
सबसे कमजोर और कचरा समझी जाती है। जैसे कि मेरे पास ये तलवार है, जबकि सबसे हाईएस्ट लेवल की 9 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होती है। जितनी ज्यादा आपकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड ज्यादा हाई होगा, उतनी ज्यादा आपकी कल्टीवेशन स्पीड ज्यादा होगी। आपके पास 9 लेवल की मार्शल स्पिरिट है तो आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमारी शुई क्यानजुई है, शुई क्यानजुई, उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ने का मतलब क्या है? क्योंकि उसके पास जो मार्शल स्पिरिट है, उसके पास जो वाटर फॉक्स है, एक ग्रेड 4 की मार्शल स्पिरिट है। जुंजी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है कि उसके पास जो तलवार है वो इतनी बेकार क्यों है। वो वहीं पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। उसकी उस नेमलेस स्टोन के अंदर जो मेथड लिखा होता है उसको यूज करते हुए उसको लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होता है। जब उसके अंदर एनर्जी को इंसर्ट करता है तो उसकी तलवार हील हो जाती है। उसके अंदर जितने भी ब्रैक्स होती हैं वो सारे के सारे फील हो जाते हैं। जुंजी कहता है उस नेमलेस मार्शल स्टोन के अंदर जो तरीका लिखा हुआ था उसको यूज करने पर ना सिर्फ मेरी कल्टीवेशन बढ़ी है बल्कि ये तलवार भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। जुंजी कहता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के बाद फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है। अगर मैं रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करता हूँ स्पेशल स्पेस को, तभी मुझे 15 दिन मिलेंगे और 15 दिन के अंदर मैं आपको ब्रेक थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसे की जरूरत है ताकि मैं अपने लिए स्पेशल मेडिकल हर्ब्स यूज कर सकूं और स्पेशल कल्टीवेशन पिल्स खरीद सकूं ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। जुंजी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि अब मुझे अपने दूसरे प्लान के ऊपर काम करना होगा। वो अपने पास एक पेपर निकालता है और उस पेपर के ऊपर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिखना स्टार्ट करता है। जुंजी कहता है मेरी पिछली लाइफ में मुझे काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक अभी भी याद है। इनमें से एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मैं यहाँ पर लिखकर इसको बेच सकता हूँ ताकि मैं इसके बदले में काफी सारे सिल्वर कॉइंस हासिल कर सकूं। उसके बाद मैं अपने लिए मेडिकल हर्ब्स खरीद सकता हूँ। जुंजी यहाँ पर एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिखने वाला है। जुंजी यहाँ पर जो स्पेशल टेक्निक को यहाँ पर लिखने वाला है उसको जेड ट्रिपल 9 ओवरलैपिंग वेव कहा जाता है और एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक है। हमारे जुंजी ने यहाँ पर उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को उस बुक के अंदर लिखकर उसको वहाँ पर क्लोज कर दिया और एक बुक बना लिया ताकि किसी को सही पता ना चले कि इसने अभी इस टेक्निक को यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है। मार्केट में जाकर इसको बेचने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखा था कि हमारा हीरो जुंजी के पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को एक किताब के ऊपर लिख लेता है और उसकी एक बुक बना लेता है और उसको लिखने के बाद वो उसे ऑक्शन हॉल में बेचने के लिए जाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंजी अपने एक जोगा पहन लेता है और साथ ही अपने सर को और अपने मुंह को कवर कर लेता है और कहता है इस वक्त हमारे शहर में शुई फैमिली काफी बड़ी फैमिली है। शुई फैमिली के पास जो कोर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो भी इसी ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो टेक्निक मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है वो उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से ज्यादा बेहतर है। जुंजी वाली सीरीज में इसे ब्लैक हिल मर्चेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर इसको 100 ट्रेजर पवेलियन कहा जाता है। जुंजी 100 ट्रेजर पवेलियन की तरफ निकल पड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर ऑक्शन हॉल के बाहर खड़े होते हैं ताकि नई आने वाली चीजों को ऑक्शन में खरीद सकें। जुंजी अंदर आता है तो वहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की से कहती है हेलो सर कैसे हैं आप, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। साउथी से कहता है मैं यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल करने के लिए आया हूँ। हमारे इस पवेलियन के मास्टर कहाँ पर है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। हमारे जुंजी से कहती है सीनियर मास्टर प्लीज मेरे साथ है, मैं आपको अपने मास्टर के पास लेकर चलती हूँ। जुंजी जब वहाँ पर उस लड़की से ये वाली बात करता है कि वो यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल करने के लिए आया तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग इस बात को सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर कोई फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल करने के लिए आया है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे ज़ीफेंग सिटी में बहुत सी कम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक और फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो बहुत ही कम है। उनमें से कुछ लोग बाकी में वापस जाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं चलो जाकर अपने पैट्रियार्च को बताकर आते हैं, अपने यंग मास्टर या फिर अपने मास्टर को बताते हैं कि यहाँ पर एक टेक्निक बिकने वाली है। रिसेप्शन वाली लड़की हमारे जुंजी से कहती है मास्टर आपको अंदर जाना होगा, हमारे मास्टर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जुंजी जैसे अंदर आता है तो उसे महसूस होता है कि पवेलियन लॉर्ड उसकी कल्टीवेशन को मापने की कोशिश कर रहा है। 100 ट्रेजर पवेलियन का जो मास्टर होता है उसकी कल्टीवेशन को माप नहीं पाता। वो कहता है ये क्या, इस बंदे की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा कम है, ये बॉडी टैपरिंग के 3rd लेवल पर है, फिर भी यहाँ पर अपने आप को इतना जाहिर कर रहा है जैसे कि ये एक बहुत ही महान मास्टर है। जुंजी को पहले से पता चल जाता है कि उसकी कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश कर रहा है। वो टेबल के ऊपर हाथ मारता है और उसे कहता है मास्टर क्या तुम्हें यहाँ पर इस बुक को खरीदना है या नहीं, क्या तुम मेरी इस बुक को ऑक्शन करोगे या नहीं, फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड के जानने का ज्यादा शौक है, क्या तुम्हें जानना है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी कल्टीवेशन लेवल क्या है, जो तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन लेवल को चेक कर रहे हो। उसको उसकी बात सुनने के बाद झटका लगता है कि इसको पहले से पता चल गया कि मैं इसकी कल्टीवेशन को चेक कर रहा हूँ। जुंजी उसे कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बुक को नहीं बेचूंगा। वो उसे कहते हैं मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर रुके, सीनियर मास्टर आप तो गुस्सा कर दे, पता है कि मैंने यहाँ पर आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, प्लीज मुझे माफ करें, आपको यहीं पर रुकना चाहिए, हम लोग आपकी इस मार्शल आर्ट्स की बुक को यहाँ पर ऑक्शन जरूर करेंगे। तो हमारी जुंजी को वहाँ पर बैठने का कहता है, साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता है ये कोई बहुत ही सीनियर मास्टर है जो कि अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर छुपा रहा है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर यहाँ पर अच्छी बुक को सेल करने वाला है इससे हमें भी काफी मुनाफा होगा। बाद वो जुंजी से कहता है मास्टर मैंने सुना है कि आपके पास एक मार्शल आर्ट्स की बुक है, आप ऑक्शन करना चाहते हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट वाली बुक है। जुंजी अपने पास से वो बुक निकालता है उसकी तरफ फेंक देता है, कहता है चेक कर लो, ये एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक वाली बुक है। जब वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर वाकई में मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है बुक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर मैं यहाँ पर गैस लगाऊं तो मुझे लगता है कि हमें इस बुक की स्टार्टिंग बिड 2 लाख सिल्वर कॉइन से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस बारे में कोई कहना है तो आप कह सकते हैं, अगर आपको बिड बढ़ानी है तो आप कह सकते हैं। जुंजी से कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, तुम लोग यहीं से स्टार्ट करो। उसके बाद वो नौकर को बताते हैं, वो बाहर आकर सभी लोगों को बता देता है कि यहाँ पर हम लोग एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को ऑक्शन करने वाले हैं, सभी लोग रेडी रहना। वो उनको टाइम भी बता देते हैं तो वो सभी लोग जल्दी से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आकर मास्टर को बुला कर लाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बिकने वाली है। वाली टेक्निक अगर हमारी फैमिली के हाथ लग जाती है तो हम लोग भी शुई फैमिली के बराबर आ जाएंगे। ये वाली टेक्निक तो खरीदनी ही है चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपने मास्टर्स को बताने के लिए चले जाते हैं। जुंजी सभी का रिएक्शन देखने के बाद सोच रहा था ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा की पावर नहीं है कि मैं इससे ज्यादा लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिख सकूं। हाल के लिए मैं ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को लिख सकता था जो कि मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, हालांकि मैं इससे हाई लेवल की टेक्निक्स को भी लिख सकता हूं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रिसेप्शन वाला बंदा आता है और सभी लोगों से कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, शोर मचाना बंद करो, हम लोग अपनी 100 ट्रेजर पवेलियन की ऑक्शन को आज फाइनली ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही वो कहता है तो जल्दी से उस आइटम को लेकर आओ जो हम लोग यहाँ पर सेल करने वाले हैं। लड़की अपने हाथ में एक ट्रे लाती है और उसके अंदर वो बुक रखी होती है। वो आती है उन लोगों से कहती है ऑक्शन में आए हुए सभी लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कहती हूँ। आज जूनियर यहाँ पर नहीं आ सकी तो मैं उसकी जगह के ऊपर इस वाली ऑक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कुछ लोग तो उसे देखकर लाट टपकाए होते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। साथ ही वो सभी लोगों से कहती है चलो जल्दी से खामोश हो जाओ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने उस मार्शल आर्ट्स की बुक को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। हमारी मार्शल आर्ट्स
की टेक्निक एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम J999 ओवरलैपिंग वेव्स है। हम लोग इसकी स्टार्टिंग बिड 2 लाख सिल्वर कॉइन से करने वाले हैं। तो तुम में से कौन यहाँ पर इस सिल्वर कॉइन के बदले में इसको खरीदना चाहेगा? कौन यहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट करेगा? वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट करने का कहा जाता है तो सबसे पहले एक बंदा वहाँ पर 2,30,000 पर बिडिंग करता है, जबकि उसके बाद वाला 2,50,000 पर पहुंच जाता है। वक्त वहाँ पर एक और बड़ी फैमिली का यंग मास्टर आता है, वो सीधा 3 लाख पे पहुंच जाता है। इसी यंग मास्टर यहाँ पर एंट्री मारता है। वो सभी लोग यंग मास्टर की तरफ देखकर वहीं पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग तो इस बुक को यहाँ पर खरीदना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब हम लोग बुक नहीं खरीद सकते क्योंकि यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि ये लड़का जुनमेंग मार्शल हाउस का यंग मास्टर है। जुनमेंग मार्शल हाउस शुई फैमिली के अलावा यहाँ पर दूसरी बड़ी फैमिली है। फैंग सिटी में टोटल 5 बड़े मार्शल हाउसेज हैं, जिनमें से ये वाले 2 हाउसेज बहुत ज्यादा बड़े और पावरफुल हैं। तो शुई की यहाँ भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर बिडिंग को आगे बढ़ा देती है। वो 4 लाख सिल्वर कॉइंस की बिड लगाती है। लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो फैंग सिटी के नंबर 1 जीनियस और ब्यूटी है, ये तो शुई कियान है। यंग मास्टर जीनियस की तरफ देखता कहता है तो शुई कियान भी यहाँ पर आई है, ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है? यान भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है बिग ब्रदर जीन प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारे सारे के सारे प्लान्स को खराब कर दिया हो। कि ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ब्रदर प्लीज तुम इससे पीछे हट जाओ, ये वाली टेक्निक मुझे खरीदने दो। यंग मास्टर जीन आगे से हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही उसे कहता है अब जाके कियान जो खुद मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है तो फिर ठीक है मैं पीछे हट जाता हूँ। ठीक है तुम इस वाली टेक्निक को अपने लिए रख सकती हो, तुम इसको खरीद लो। ठीक है सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं, जबकि उसी वक्त वहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है हमारी टेक्निक शुई फैमिली को 4 लाख सिल्वर कॉइंस में दी जाती है। बाकी सभी से कहा जाता है कि ऑप्शन खत्म हो गई। ऑप्शन के खत्म होने के बाद ऑप्शन वाली लड़की उस बुक को हमारी शुई कियान को दे देती है और कहती है तो ये वाली टेक्निक आज से तुम्हारी हुई। यंग मास्टर जिन वहीं पर खड़ा हुआ बहुत ज्यादा गुस्से के साथ शुई कियान की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये कमीनी कहाँ से यहाँ पर पहुंच आई है? अगर हमारी दोनों फैमिली के दरमियान में अलायंस नहीं होती तो मैं इस लड़की को यहीं पर मार देता। तो उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को खरीद लेने के बाद शुई कियान वो यंग मास्टर जिन के साथ गप्पे लगा रही होती है। वो दोनों हंस कर बातें कर रही होती हैं, जबकि हमारा जुंजी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। कहता है बात तो वाकई में अब सच साबित हो गई है कि इन दोनों फैमिलीज के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन तो है, जिसकी वजह से दोनों गप्पे लगा रहे हैं। अंडर ट्रेजर पवेलियन का जो मास्टर होता है वो लोगों से कहता है जहाँ पर आए जिस बंदे ने इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यहाँ पर सेल किया है वो ये मास्टर है, आप इन मास्टर से मिल सकते हैं। शुई फैमिली के पैट्रियार्च भी वहाँ पर आए होते हैं। पैट्रियार्च वहाँ पर आते हैं और क्या सोच रहे होते हैं हमारी शुई फैमिली की जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो भी एक मिडिल ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, लेकिन इस सीनियर मास्टर ने यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सेल किया है मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से काफी ज्यादा बेहतर है। शुई फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं मुझे सीनियर मास्टर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना होगा ताकि फ्यूचर में इनसे फायदा उठाया जा सके। पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं मैं शुई चोंगजियान फैंग सिटी से आपका नाम जानना चाहता हूँ, मेरे मेहमान बनना चाहेंगे। बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। जुंजी उसे यहाँ पर कहता है कि मेरा नाम वी कियान है, इसके अलावा मेरे बारे में और कुछ भी बताने के लायक नहीं है। अब क्योंकि तुमने स्पेशल टेक्निक को खरीद लिया तो ये टेक्निक अब तुम्हारी हुई। वी फैमिली के पैट्रियार्च अपने पास से थैली निकालते हैं और कहते हैं इसके अंदर स्पिरिट स्टोन है, पूरे 40 स्पिरिट स्टोन है। एक स्पिरिट स्टोन 10,000 सिल्वर कॉइंस के बराबर है। उसके पास से वो थैली ले लेता है और थैली लेने के बाद पीछे मुड़ जाता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं सीनियर जरा रुके। शुई कियान भी उसे कहती है पैट्रियार्च रुके हमारी बात सुने। यहाँ पर अपनी तारीफें करते हुए उसे कहती है प्लीज सीनियर यहाँ पर रुके, मैं शुई कियान हूँ, फैंग सिटी के नंबर 1 जीनियस और नंबर 1 ब्यूटी। आपको यहाँ पर देखकर मैं आपको एडमायर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको अपनी शुई फैमिली में इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज हमारे साथ आए, हमारे ऑनर्ड गेस्ट बनकर हमारे घर पर आकर डिनर करें। जुंजी उसकी तरफ देखकर उसे कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम शुई कियान है। शुई कियान उसे कहती है सीनियर आप मेरे बारे में जानते हैं, ये तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपको मेरे बारे में पता है। जुंजी उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता हो सकता, पूरे के पूरे शहर में तुम्हारे तो नाम चल रहा है। ऐसी लड़की हो जिसने अपनी शादी से भागने का फैसला किया, तुमने अपने पुराने मंगेतर जिसके साथ तुम्हारी शादी तय की गई थी उसको छोड़ दिया। तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो, तुम बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो, तुम दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा कम मांगती हो। अरे फैंग सिटी में ऐसा कौन होगा जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम एक बहुत ही रूड लड़की हो। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि जहाँ पर मेरी J999 ओवरलैपिंग वेव वाली टेक्निक तुम खरीदने वाली हो। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी ये वाली टेक्निक तुम्हारे हाथ में नहीं आने देता। ये तो बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि ये टेक्निक तुम्हारे पास चली गई। फैमिली वालों की यहाँ पर अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। बाकी के सभी लोग जो पीछे खड़े होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मास्टर ने तो यहाँ पर इन दोनों की शुई फैमिली वालों की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया। सभी लोगों के सामने शुई फैमिली वालों के बारे में वो बातें करती जो कि हम लोग करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ये लोग तो यहाँ पर इसके तलवे चाटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे से इन्हीं के ऊपर उल्टा असर हो गया। ट्रेजर पवेलियन के मास्टर उनसे कहते हैं आपको तो पता है कि इस तरह के सीनियर मास्टर्स हमेशा आकर कर बात करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीनियर मास्टर की बातों को यहाँ पर दिल पर लेना चाहिए, इन बातों को इसी तरह से इग्नोर करें। अभी भी जाकर सीनियर से बात करनी है तो मैं आपको यहाँ पर बाय बोलकर जा रहा हूँ और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने इस बात को जरा भी माइंड नहीं किया क्योंकि वो हमारे सीनियर है, वो हमारे साथ इस तरह बात कर सकते हैं। साथ ही उनको गुड बाय बोलने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि वो बंदे जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो अभी भी हंस रहे होते हैं, कहते हैं जरा देखो तो सही। फैमिली के पैट्रियार्च का मुंह गुस्से से लाल हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने सीनियर की बात का गुस्सा नहीं किया, हालांकि वो अंदर से बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गए हैं। जब हमने देखा था कि शुई फैमिली का पैट्रियार्च और उनकी बेटी हमारे जुंजी से अपनी इंसल्ट करवाने के बाद 100 ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकल आते हैं, तो वहाँ से काफी सारी इंसल्ट करवाते हैं क्योंकि जुंजी वहाँ पर सभी के सामने बात करता है, जिसकी वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फैमिली के पैट्रियार्च काफी गुस्से में होते हैं जब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और कहते हैं आज तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो गया। शुई कियान काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने फादर से कहती है फादर हमारी शुई फैमिली कब से इतनी ज्यादा लो फैमिली हो गई कि कोई भी एल्डर आकर हमारी इस तरह से इंसल्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर उस बूढ़े मास्टर को मजा दिखाना चाहिए, हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फादर उसे चुप करने का इशारा करते हैं और कहते हैं चुप रहो। क्या कहती है फादर अब इस बात का क्या मतलब है? उसके फादर उसे कहते हैं तुमने उस कल्टीवेशन बुक के ऊपर देखा है जिसके ऊपर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है, वो टेक्निक उसकी इंक अभी तक सूखी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो मास्टर जो कोई भी है उसने अभी भी उसको लिखकर यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आया है। और सुनते ही शुई कियान बहुत हैरान हो जाती है और कहती है फादर इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि वो बुढ़ा मास्टर उसको ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक याद है और उसने अपने हाथों से ये टेक्निक लिखी है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इस तरह के मिडिल ग्रेड की टेक्निक को अपने हाथों से लिखना, वो भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए, ये मास्टर वाकई में एक महान मास्टर है, कम से कम अर्थ स्पिरिट लेवल पर तो होगा ही। पैट्रियार्च कहते हैं अगर इस तरह का एक जीनियस जुनमेंग मार्शल हाउस में भी होता तब ये वहाँ पर एक टॉप क्वालिटी का एक्सपर्ट होता, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसको यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहिए। तो लगता है कि जितनी ज्यादा पॉसिबल है हम इस बंदे के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसके पास अच्छी और सारी टेक्निक्स मिल सके।
सके। सीन में फिर से 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर का दिखाया जाता है। जुंजी पवेलियन के अंदर खड़ा होता है, जबकि मास्टर उसके पास आता है और उसे कहता है इंडियन, मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया, आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? लगता है कि आपको मुझसे कुछ और काम है। हमारा जुंजी जल्दी से अपने ऊपर से अपना चोगा उतार देता है। जैसे ही वो अपना चोगा उतारता है, मास्टर उसे देखकर पहुंचना हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो चू जिंगजुन हो। हमारा जुंजी उसे कहता है मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैनेजर किन मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो मैनेजर किन आप तो मुझे पहचानते हैं। मैनेजर किन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं मैं इसको कैसे नहीं पहचान सकता। चू फैमिली कभी हमारी ज़ीफेंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी। चू फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चू फैमिली के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चू फैमिली के यंग मास्टर के पास अभी भी एक मिडिल ग्रेड की इस तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बची होगी। ताकि चू फैमिली के पैट्रियार्च अपने बेटे के लिए काफी सारी टेक्निक्स छोड़कर गए हैं, इसके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। मैनेजर किन से कहती है यंग मास्टर चू, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए या नहीं? आप यहाँ पर रुके हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमारे पवेलियन से कुछ और चाहिए होगा। जुंजी अपने पास से पैसों का थैला निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है मुझे कहता है मुझे 30 बॉडी टेम्परिंग पिल्स चाहिए, इसके अलावा 10 स्पिरिट नॉरिशिंग पिल्स चाहिए। मैनेजर किन से कहते हैं यंग मास्टर ठीक है मैं आपके लिए अरेंज करवाता हूँ। फिर साथ ही अपनी रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है जो मास्टर ने कहा बिल्कुल वो लेकर आओ। मास्टर चू के लिए सारी चीजें लेकर आओ। वो कहती है ठीक है मास्टर मैं लेकर आती हूँ। अंदर जाती है और अंदर से वो सारी चीजें पैक करके ले आती है। मैनेजर किन से कहते हैं मास्टर चू आपने यहाँ पर जितनी चीजें खरीदी है उसका बिल 1 लाख सिल्वर कॉइंस बनता है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी चीजों को ऑक्शन किया है इसी वजह से मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। जुंजी से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसके सामने वो पिल वाली बॉटल रखते हैं तो जुंजी उनमें से एक बॉटल को उठाता है और उसको देखकर काफी हैरान होता है। मैनेजर किन से कहते हैं आप क्या हुआ यंग मास्टर, क्या आपको ये पिल पसंद नहीं आई, क्या यहाँ पर कोई मसला है? जुंजी उन पिल्स को देखकर उसे कहता है तुम्हारी जो पिल्स बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की है, नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खराब क्वालिटी की पिल्स बेच रहे हो। किन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहीं पर दरवाजे के पीछे उनकी मास्टर होती है जो कि इस पूरे के पूरे पवेलियन की मास्टर है जिसने इन सारी पिल्स को बनाया है। हमारे जुंजी से कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। जुंजी फिर से उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी इन पिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि दरवाजे के पीछे तुम्हारी मास्टर बैठी हुई है? इसी वक्त दरवाजा खुलता है और पवेलियन की मास्टर बाहर निकलती है। पवेलियन की मास्टर ने अपने बालों के अंदर एक आर्टिफैक्ट लगाया होता है, किसी को पता ना चले कि ये हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। तो हमारा जुंजी से देखते पहचान जाता है और कहता है इसने अपने बालों में एक आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है जिसके अंदर से कुछ इस तरह की वेव्स निकल रही है जिसकी वजह से ये लोगों को सेड्यूस कर सकती है। जुंजी कहता है इस लड़की को तो सेडक्शन की आर्ट भी आती है, मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग तो इसके झांसे में फंस जाते होंगे और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चले जाते होंगे, वो इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर हमारी जुंजी से कहती है क्या तुम वही लड़की हो जिसने अभी भी यहाँ पर कहा कि मेरी बनाई हुई पिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है? जुंजी से कहता है हाँ मैंने ये कहा है क्योंकि तुम्हारी जो बनाई हुई पिल्स हैं इनकी एफिशिएंसी 40% से भी कम है। यंग मिस आगे हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है जबकि तुमने कहा है कि मेरी बॉडी टेम्परिंग पिल्स के साथ कोई मसला है तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस बात को साबित करना होगा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? क्या तुम इसको साबित कर सकती हो? अगर चेयर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है अगर तुम इस बात को साबित कर सके कि मेरी पिल्स की एवरेज एफिशिएंसी जो 40% से लो है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगी। अगर तुम यहाँ पर इसको साबित नहीं कर सके तो तुम हमारी 100 ट्रेजर पवेलियन से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। पवेलियन मास्टर का नाम मिस जूजैन होता है। मैनेजर किन से कहते हैं मिस जूजैन प्लीज अपने गुस्से को शांत करें, आपको इस जैसे एक लड़के के साथ बात करने की क्या जरूरत है जिसकी कल्टीवेशन बेस ही बहुत ज्यादा लो है। तो एक सेकंड रैंक की पिल रिफाइनर है, आपकी बनाई हुई पिल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको इस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। तो मिस जूजैन गुस्से के साथ उसे कहती है मैनेजर किन तुम्हें यहाँ पर बात करने की जरूरत किसने दी? चुपचाप अपना मुंह बंद करके साइड पर खड़े रहो, मुझे इससे बात करने दो। मैनेजर किन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहती है ठीक है मैं चुप रहता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है इस लड़के को पता ही नहीं है इसने यहाँ पर क्या बड़ी गलती कर दिया, इसने हमारी मिस को गुस्सा दिला दिया। जब मिस को गुस्सा आता है किसी की भी नहीं सुनती, इन पिल्स को इसने अपने हाथों के साथ बनाया है, इसी वजह से ये यहाँ पर अपनी पिल्स की इनसाइड तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जुंजी मैनेजर किन के इंटेंशंस को समझ जाता है और उसे कहता है मैनेजर किन सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए कम से कम आपने मेरा साथ देने की कोशिश की। साथ ही वो कहता है मैंने यहाँ पर जो बात की है कि तुम्हारी पिल्स की एफिशिएंसी 40% से लो है, ये बात बिल्कुल सच है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। तो मिस जूजैन उसे कहती है लड़के तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, मुझे दिखाओ कि क्या वाकई में तुम इस लायक भी हो कि तुम यहाँ पर इस बात को साबित कर सकते हो या नहीं। देखना चाहते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं। हमारा जुंजी उसे यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग पिल को बनाने का तरीका बताता है। वो उसे कहता है ये वाली एक ग्रेड 1 की पिल है और इसको बनाने के लिए हमें 3 जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। इन तीनों जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करने से पहले हमें ड्यू ड्रॉप के अंदर इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उन सभी को निकालना पड़ता है। मुझे लगता है कि तुमने ड्यू ड्रॉप के साथ इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिलीज नहीं किया। अगर हम लोग ड्यू ड्रॉप को यूज करते हुए इम्प्योरिटीज को नहीं निकालेंगे तो पिल इस तरह की बनेगी जिस तरह की पिल्स तुमने बनाई है। इस जूजैन उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने कहा कि ड्यू वाटर के साथ इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिलीज करना है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना और मैंने कभी इस तरीके को यूज नहीं किया। तो जुंजी उसे कहता है तुमने कभी इस बारे में नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने तुम्हें बता दिया। इस तरह तुम अपनी जितनी भी पिल्स बनाओगी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती हो, कोशिश करके देखो। साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम मुझे एक पेपर और इंक दे सकती हो, मैं जहाँ पर तुम्हें तरीका लिखकर देता हूँ। जुंजी उसे तरीका लिखकर दे देता है। वो उसे कहता है तुम्हें सारे के सारे सीक्वेंस को फॉलो करना होगा और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए तुम जो बॉडी टेम्परिंग पिल बनाओगी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मिस जूजैन उसे कहती है ठीक है लड़के, मैं तुम्हारे इसी पिल फार्मूला को फॉलो करते हुए बॉडी टेम्परिंग पिल बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर ये तरीका काम कर गया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और तुमसे पैसे भी नहीं लूंगी, ये पिल्स तुम्हें फ्री में मिलेंगी। लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं किया और पिल्स की एवरेज वही रही जो पहले थी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हमारा जुंजी से कहता है यंग मिस प्लीज इसको आजमा कर देखें। इस जूजैन भी सोच रही होती है जिस तरह इस लड़के ने मुझे फार्मूला लिख कर दिया, अगर इस पिल फार्मूला के मुताबिक मैं अपनी बॉडी टेम्परिंग पिल्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हूँ तो वो 60% तक भी बढ़ गई, तो मुझे लगता है कि मेरा 100 ट्रेजर पवेलियन काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये लड़का मुझसे बात कर रहा है, मुझे तो लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पर सच कह रहा है। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है मिस जूजैन जरा रुके। जूजैन उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि तुमने गलती कर दी और तुम माफी मांगना चाहते हो? ये से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बॉडी टेम्परिंग पिल का फार्मूला है, मैं इसके लिए आपसे माफी क्यों मांगूंगा। ये पता है कि बॉडी टेम्परिंग पिल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इस टाइम के दौरान मैं क्योंकि यहीं पर रहने वाला हूँ तो क्या मैं आपकी कॉलरॉन को यूज कर सकता हूँ। इस जूजैन से कहती है तुम मेरे कॉलरॉन को क्यों यूज करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर पिल्स बनाना चाहते हो? मुझे कहता है मैं यहाँ पर कुछ पिल्स बनाना चाहता हूँ, इस पिल के लिए मैं यहाँ पर आपके पास जड़ी बूटियां यूज करूंगा, वो सारी की सारी जड़ी बूटियों के लिए मैं डायरेक्टली पे करूंगा। ये बात आपके इस कॉलरॉन को यूज करने की, मुझे पता है कि कॉलरॉन को
को यूज करने की भी कीमत पे करना पड़ती है। जब जब आपके कॉर्डन को यूज करूंगा तो एक पील बनाने पर मैं आपको इस कॉर्डन के यूज करने पर पूरे 1000 सिल्वर कॉइंस दूंगा। तो यूजन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है इस लड़के को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर चीजों को यूज करते हुए उनकी कीमत किस तरह अदा करनी है। मुझे तो लगता है कि लड़का वाकई में यहाँ पर पिल्स रिफाइन करना जानता है। मिस यूजन सोच रही होती है अगर इस लड़के ने मेरे कॉर्डन को यूज करते हुए यहाँ पर कोई अच्छी पील बना ली तो मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के साथ एसोसिएशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस लड़के के साथ हाथ मिलाने से हमें फायदा होगा। मिस यूजन उसे कह दिया फिर ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग तुम्हारी शर्ट को मान लेते हैं, तुम कॉर्डन को भी यूज कर सकती हो और साथ ही यहाँ से जड़ी बूटियां भी यूज कर सकती हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन सी पिल्स बनाते हो। उसके बाद मिस यूजन अपने कॉर्डन के पास चली जाती है और स्क्रिप्ट को यूज करते हुए कहती है मुझे स्क्रिप्ट के मुताबिक इस पिल फार्मूला को फॉलो करते हुए पिल बनानी होगी। कभी ड्यू वाटर को यूज करते हुए इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं किया, चलो आज आजमा कर देखते हैं। मिस यूजन वहाँ पर खड़ी होकर अपनी फायर को रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ पर जॉन फायर को यूज किया जाता है पिल्स को रिफाइन करने के लिए। वो कॉर्डन के अंदर अपनी फायर को ऐड करती है। इसी तरफ हमारा जुंजी भी अपने कॉर्डन के सामने खड़ा होता है, पिल्स को रिफाइन करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, जबकि मैनेजर किन उसके पास खड़े होकर सोच रहे होते हैं लड़का यहाँ पर पिल बनाना चाहता है, लेकिन इस लड़के के पास इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी नहीं है, क्योंकि पिल बनाने के लिए ना सिर्फ हमें जॉन फायर की जरूरत होती है बल्कि स्पिरिट एनर्जी और साथ में सोल पावर की भी जरूरत होती है। ये लड़का तो बॉडी टैंपरिंग के 3rd स्टेज के ऊपर है और इसके पास अभी इतनी स्पिरिट पावर ना ही सोल पावर है, फिर ये यहाँ पर इस कॉर्डन को कैसे एक्टिवेट कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये कर नहीं पाएगा। हमारा जुंजी वहाँ पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस कॉर्डन के अंदर अपनी एनर्जी को एंटर करता है और अपनी जॉन फायर के साथ उसको एक्टिवेट करता है। जुंजी अपनी पिल को बना लेता है और वहीं पर पवेलियन में बैठा होता है, जबकि मास्टर किंग वहीं पर सो रहे होते हैं। तो मैनेजर किंग को जब होश आती है तो उठते साथ ही कहते हैं मिस यूजन आप कहाँ पर है, क्या आप ठीक है? जुंजी उसके पास ही बैठा होता है और कहता है वो तो सिर्फ एक ग्रेड 1 की पिल बना रही है, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या धमाका होकर वो मर जाएगी, तो उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तो थोड़ी देर के बाद मुझे यूजन भी अंदर से बाहर निकल आती है। उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर तो लगता है कि मेरा बताया हुआ फार्मूला काम कर गया और तुमने पिल बना ली है, चलो दिखाओ कि तुम कौन सी पिल लेकर आई हो। अपने एक छोटी सी डब्बी होती है जिसके अंदर उसने पिल रखी होती है, वो उनसे कह दिया चलो जल्दी से इसको चेक करो, मुझे बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। मैनेजर किंग भी उस पिल को देखकर कहते हैं इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पिल को उठाता है और उसे कहता है ये पिल तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने इसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया है। मुझे लगता है कि आप इस पिल की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 80% तक पहुंच चुकी है। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारी जो पिल यहाँ पर मेरे मुताबिक पास होने के लायक है। हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 4 का एंड की टैंपरिंग पिल बनाकर ले आती है, जिसे कहते हैं इसको चेक करो। जुंजी उसको चेक करता है और कहता है इसकी एफिशिएंसी 80% तक बढ़ चुकी है और इसको मैं पासेबल करार देता हूँ। इस यूजर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुमने यहाँ पर क्या कहा कि ये सिर्फ पास होने के लायक है। यहाँ पर इस पिल को बनाने के लिए पूरी रात लगा दी, पूरी रात लगाकर मैं सिर्फ और सिर्फ 8 पिल्स बना पाई हूँ। 8 पिल बनाने के बाद ये वाली पिल मैं तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ, तुम कह रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ पास होने के लायक है। जुंजी बेचारा भी उसकी बात सुनने के बाद काफी घबरा जाता है कि इसका गुस्सा तो काफी ज्यादा है। साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कह रही होती है जो जिंगजुन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने यहाँ पर मुझे कहा कि मेरी पिल्स बहुत ज्यादा बुरी है, पहले तुमने कहा कि उनकी एफिशिएंसी कम है, जब मैंने पूरी रात लगाकर यहाँ पिल बनाई तो तुम इसको फिर से बुरा कह रहे हो। तो हमारा जुंजी उसे कहता है मैडम ये बात तो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी पिल की एफिशिएंसी 80% है और जब तक ये परफेक्ट नहीं होती 100% तक नहीं पहुंचती तब इस पिल को परफेक्ट नहीं किया जा सकता। यूजर उसे कहती है तुमने कहा कि मैंने जो पिल बनाई है वो 80% इफेक्टिवनेस के साथ पॉसिबल है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने रात भर लगाकर यहाँ पर कौन सी चीज बनाई है, तुम अपनी पिल मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। हमारा जुंजी अपने पास एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर उसने एक लिक्विड बनाया होता है, वो उस लिक्विड को मिस यूजन को दे देता है। मिस यूजन उसकी बॉटल के ढक्कन को खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। एंजल किंग चिल्लाकर कहते हैं लड़के तुमने तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम पिल्स बनाने के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई कचरा बना दिया है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, इसके अंदर से गटर से भी ज्यादा बुरी बू आ रही है। अच्छा बनाया हुआ प्रोडक्ट तो बहुत स्मेली है। और जुंजी मिस यूजन से कहता है मिस यूजन तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी बनाई हुई जो लिक्विड पिल है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है? मिस यूजन उस पिल के अंदर से जो स्मेल आ रही होती है उसके साथ ही उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको स्मेल कर रही होती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा बुरी है, इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ये एक 2nd ग्रेड की लिक्विड पिल हो सकती है, हालांकि मैं एक 2nd ग्रेड की पिल रिफाइनर हूँ लेकिन मैंने भी कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। हमारा जुंजी उसे कहता है मैंने यहाँ पर जिस लिक्विड को बनाया इस लिक्विड को फायर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड कहा जाता है। ये भी एक रैंक 1 का लिक्विड है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये तुम्हारी स्किन के लिए अगर तुम नेचुरली अपनी स्किन के ऊपर इसको यूज करोगी तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस 100% है, यानी कि ये 80% या 90%, ये पूरी 100% है, जो तुम्हारी इस बॉडी डिफाइनिंग पिल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बेहतर है। इस यूजर से कहती है तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहे हो, मैं इसको चेक करती हूँ, मैं अपनी बॉडी के ऊपर इसको लगाकर देखती हूँ कि आज ये किस तरह काम करती है। लेकिन फिर से चलाकर उसे कहते हैं मिस यूजर प्लीज इसको यूज मत करें, आपको नहीं पता कि ये लिक्विड किस लिए और इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का आपको पॉइजन दे रहा हो, इसको यूज नहीं करना चाहिए। यूजर से कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं एक 2nd ग्रेड की पिल रिफाइनर हूँ, तुम्हें लगता है नहीं पता कि इसके अंदर पॉइजन है, मैं इसको स्मेल करके बता सकती हूँ कि इसके अंदर पॉइजन नहीं है। तो वो उसके अंदर से थोड़ा सा लिक्विड लेती है और उसे अपने बाजू के ऊपर लगा देती है। जब उसे अपने बाजू के ऊपर लगाती है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है और साथ ही उसके बाजू पर दर्द होना स्टार्ट होता है। मैनेजर किंग फिर से चिल्लाकर कहते हैं लड़के तुमने क्या किया, तुमने मिस को पॉइजन दे दिया, देखो उसका बाजू जल रहा है। फिर जुंजी से कहता है तुम्हें अपनी मास्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो किंग अपने पंच को रेडी करते हुए उसके सामने करते हैं और कहते हैं अगर मिस जुशान को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जुंजी यहाँ पर उन्हें फायर स्कैटरिंग लिक्विड के बारे में बताता है, वो से कहता है जब इसे बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये बॉडी के अंदर इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। इस प्रोसेस के दौरान तुम्हें बॉडी के ऊपर इचिंग हो सकती है या फिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा थोड़ा होता है, तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। जुशान दूसरी तरफ घूम जाती है और वहाँ पर अपनी बाजू को पकड़कर रो रही होती है, जबकि जुंजी से कहता है दर्द तो बहुत ही थोड़ा सा है, तुम इतने दर्द को तो बर्दाश्त कर सकती हो, तुम इतने से थोड़े से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सको, तुम्हें कल्टीवेशन को छोड़ देना चाहिए। जुशान यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट सुनने के बाद कहती है नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा अच्छी है, इसने बहुत ही अच्छा लिक्विड बनाया है। इस जुशान से कहती है यंग मास्टर चू मैं आपसे इस फार्मूला को खरीदना चाहती हूँ, क्या आप इस स्पेशल लिक्विड के फार्मूला को मुझे बेचना चाहेंगे? मैं अपने इस विला में इस फार्मूला को बनाऊंगी और उसके बाद इसको बेचूंगी। हमारा जुंजी से कहता है जबकि मिस जुशान ने यहाँ पर मुझसे ये कहा है कि वो मेरे फार्मूला को खरीदना चाहती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छी दोस्ती करने वाले हैं और आपके साथ एसोसिएशन में मुझे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 40 स्पिरिट स्टोन्स लूंगा। वहाँ सुनते मैनेजर किंग चिल्लाकर उसे कह दिया क्या तुम्हें
तुम्हें पता भी है तुमने जहाँ पर क्या कहा, तुम यहाँ पर 40 स्पिरिट स्टोन्स का कह रहे हो, इसका मतलब होता है कि 4 लाख सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पर कम से कम सोचकर बोलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि हम लोग फार्मूला के लिए तुम्हें 4 लाख सिल्वर कॉइन्स देंगे। मिस यूजन हमारे जुंजी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ठीक है फिर हम लोग इसी डील के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने पास एक स्पेस रिंग निकालती है और उसे कहती है ये एक स्पेस रिंग है, इसके अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स हैं और इसके साथ साथ ये स्पेस रिंग भी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रही हूँ। हालांकि इसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं है लेकिन ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। अगर हम लोग यहाँ पर हाल ही स्पेस रिंग की कीमत देखें तो ये 50,000 सिल्वर कॉइन्स की तुम्हें मिलेगी। ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर फ्री दे रही हूँ हमारी दोस्ती के नाम। जुंजी उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं आपके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बुरा रहेगा अगर मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर साथ ही हमारा जुंजी अपने पास से कागज निकालता है और उसे कहता है तो इसके ऊपर मैंने मेडिसिन के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने और इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का तरीका लिखा हुआ है। मेथड को अगर आपने अच्छे से मास्टर कर लिया तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में दोबारा से बॉडी टेम्परिंग पिल को 100% इफेक्टिवनेस के साथ बनाना सीख जाएंगी। इसके बाद आपकी ट्रेजर पवेलियन को काफी ज्यादा फायदा होगा। उसके पास वो फार्मूला लेती है और उस फार्मूला को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। जुंजी से कहती है अगर तो वाकई में ये फार्मूला काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली प्रमोट होने वाली हूँ, एक 3rd ग्रेड की पिल रिफाइनर बन जाऊंगी। जुंजी से कहता है तो मैं यहाँ पर आपको एडवांस में कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप एक 3rd ग्रेड की पिल रिफाइनर प्रमोट होने वाली है। साथ ही उसे कहता है लेकिन ये मेरा फार्मूला बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैं आपको यहाँ पर ये सब कुछ फ्री में तो नहीं देने वाला, इस फार्मूला के बदले में मुझे कुछ चाहिए। जुंजी से कहती है तो जंग मास्टर चू मुझे बताओ कि इसके अलावा तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें पता है कि मैंने पहले तुमसे काफी सारे पैसे ले लिए हैं तो मैं यहाँ पर और ज्यादा पैसे तो नहीं ले सकता, मैं यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स को यूज नहीं करने वाला, मुझे कुछ और चाहिए। जुंजी उसे कहता है मैं अपनी फैमिली की तरफ से यंग मास्टर चू यानी कि चू फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते तुम्हारी इस 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दो। मैं फैंक्सी माउंटेन के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर से जाकर हम लोग जड़ी बूटियां इकट्ठी करेंगे। एंजर किन उसकी बात सुनने के बाद एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। लोग उसे कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि फैंक्सी माउंटेन के ऊपर बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियां हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी माउंटेन बहुत सारे पॉइजनस मियास्मा के साथ भरी हुई है, हम लोग वहाँ पर जाकर सांस भी नहीं ले सकते, नॉर्मल इंसान तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इस जूशान हमारे जुंजी से कहती है तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि फैंक्सी माउंटेन के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जड़ी बूटियां तो है लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा थिक मियास्मा है, जैसे कल्टीवेटर वहाँ पर नहीं जा सकते। और जुंजी आगे बढ़ता जाकर उसके कान में कहता है क्योंकि मेरे पास एक मैप है, उस मैप के ऊपर उन सारी की सारी सेफ प्लेसेस के नक्शा बना हुआ है कि फैंक्सी माउंटेन के हम लोग वहाँ पर जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर सकते हैं। ये बात सुनते ही मिस जूशान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि तो वाकई में इस लड़की के पास सेफ्टी रूट का मैप है तो हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, वहाँ से जो जड़ी बूटियां मिलती है कोई दूसरा वहाँ पर जाकर जड़ी बूटियां हासिल नहीं कर सकता। मेरे 100 ट्रेजर पवेलियन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर इस मैप के बारे में बाकी की बड़ी फैमिलीज को पता चल गया तो वो सारी की सारी फैमिलीज तो इस मास्टर चू को मारने की भी कोशिश करेंगे और इसके पास ये मैप छीनने की कोशिश करेंगे। फिर ये इतनी आसानी के साथ ये मैप मेरे साथ क्यों शेयर कर रहा है। और जुंजी से कहता है शंगमिस तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचती है, क्या आपको मेरी डील मंजूर है। जूशान से कहती है ये वाली बिजनेस डील वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी 100 ट्रेजर पवेलियन को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। समझ नहीं आ रही कि तुम इस वाली अपॉर्चुनिटी को मुझे क्यों दे रहे हो, कि हम दोनों में पहले से कोई भी अलायंस नहीं है, फिर तो मुझे इस मैप के बारे में क्यों बता रहे हो, ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जुंजी सोच रहा होता है लगता है कि इसको बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है, लगता है कि इसको यहाँ पर रीजन देना पड़ेगी वरना इतनी आसानी के साथ ये नहीं मानेगी। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ एक अलायंस बना लेता हूँ तो उसके बाद पूरे के पूरे सिटी में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जो कि मेरी चू फैमिली को बुली कर सकती है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अगर किसी गरीब आदमी के पास अचानक पैसा आ जाए बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि बाकी के लोग ये नहीं देख सकते कि उसके पास इतना पैसा क्यों है। अकेले स्पिरिट माउंटेन के ऊपर जाकर सारी जड़ी बूटियां ला सकता हूँ लेकिन मैं अकेले सबको हैंडल नहीं कर सकता, मेरी चू फैमिली अभी इस लायक नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो मिस जूशान उसे कहती है तो मुझे समझ आ गई तुम्हें यहाँ पर मेरी 100 ट्रेजर पवेलियन की मदद की जरूरत है, तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। और जुंजी उनसे ये वाली डील कंप्लीट करने के बाद मैनेजर किन से कहता है मैनेजर किन 2 दिन के बाद अब मेरे घर पर आ जाना, मेरे घर पर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग आगे इस अलायंस को कैसे बढ़ाने वाले हैं और बिजनेस की डिटेल में बात करेंगे। फिर साथ ही वो लोगों को वहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहाँ से बाहर निकल जाता है। मिस जूशान उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है चू फैमिली का ये लड़का जिसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है ये इतना ज्यादा अग्रेसिव कब हो गया, मुझे तो नहीं पता था। तो मैनेजर किन से कहते हैं मिस जूशान ये अपॉर्चुनिटी वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है, अगर हमें वाकई में वो मैप मिल जाता है तो हम लोग फैंक्सी माउंटेन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इन सिटी में जितनी भी स्पिरिट हब्स हैं वो सारी की सारी हम बेचेंगे और पूरे के पूरे फैंक्सी सिटी के ऊपर हमारा राज होगा। मिस जूशान से कहती है तुम्हें यहाँ पर अभी से सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो अभी भी उस लड़के के ऊपर शक हो रहा है, उस लड़के के पास अगर उस माउंटेन का मैप है तो वो इतनी आसानी के साथ वो मैप हमारे साथ शेयर करने को क्यों तैयार हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि ये वाला मैप वो इतनी आसानी के साथ हमें दे सकता है। मुझे तो लगता है कि उस लड़के का और भी कोई ना कोई मकसद जरूर है, वो लड़का हमें यूज करना चाहता है। एंजल किन से कहते हैं मुझे लगता है कि वो लड़के की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो लड़का हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हम लोग एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। अभी जाता हूँ उस लड़के को पकड़ कर लाता हूँ और उसको एक सबक सिखाते हैं, सवाल पूछते हैं उस लड़के ने हमें यहाँ पर इस तरह यूज करने की हिम्मत कैसे की। जूशान से कहती है फिलहाल के लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लड़का हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर भी रहा है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इस फैंक्सी माउंटेन के ऊपर जाना चाहता है लेकिन हम लोग भी तो उसके साथ जाएंगे, हमें भी फैंक्सी माउंटेन का अगर मैप मिल जाता है तो इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल के लिए इंतजार करो जब तक हमें वो मैप मिल नहीं जाता। तो मैनेजर किन से कहते हैं ठीक है मास्टर फिलहाल के लिए इंतजार करता हूँ और अपने कुछ लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता हूँ। ये हमारा जुंजी रास्ते में चलता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है को भी ये बात पता होगी कि मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। रही बात फैंक्सी माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियों की, तो वहाँ पर जड़ी बूटियां तो है लेकिन वो सारी की सारी जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा नहीं है कि जो कि मेरे लायक हो सके। अपनी पिछली लाइफ से इससे भी ज्यादा अच्छी माउंटेन्स के बारे में बताया जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जुंजी कहता है तो अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरी फैमिली क्लैन मीटिंग के लिए, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं फैमिली मीटिंग में सभी को साबित कर सकूं कि मैं अभी भी पैट्रियार्च बनने के लायक हूँ। और जुंजी को भी ये बात पता होती है कि 100 ट्रेजर पवेलियन से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, वो बड़ी स्पीड से उनके सामने से वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि वो लोग वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया, चलो जल्दी से वापस जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताते हैं कि वो लड़का गायब हो गया, उसे पता था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड जुंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजियांग जुंजी के लिए खाना बना रही होती है और कहती है पता नहीं जुंजी कब घर वापस आएगा, मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जुंजी अंदर
अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग अकेले इस खाने को खा सकती हो। यूजियांग उसे कहती है क्या वाकई में तुम ये खाना नहीं खाने वाले? वो उसकी बात भी नहीं कंप्लीट सुनता और दरवाजा खोलकर अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर चला जाता है, जबकि जिसकी वजह से यूजियांग काफी गुस्सा हो जाती है। इस दावा से कहता है मैडम तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा यंग मास्टर बिल्कुल ऐसा ही है, वो थोड़ा बहुत बुद्धू है, यहाँ पर समझ नहीं आती कि तुमने प्यार से उसके लिए खाना बनाया है। यूजियांग उसे कहती है हाँ जी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस सूप को बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ बनाया है, इसके अंदर मैंने अपना बहुत सारा प्यार शामिल किया हुआ है। अब जैसे उसके हाथ में वो बाउल देखता है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। वो कहता है हाँ मैडम तुमने तो इसमें कुछ ज्यादा ही प्यार डाल दिया, सूप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर को ही पीना चाहिए, इसे यहीं पर रख दो। यंग मास्टर के फ्री होने के बाद वही इसको पी लेगा। यहीं पर हमें उसके घर के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है, जबकि यंग मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर के बाहर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है यंग मास्टर जिन तुम मुझे इस घड़िया से घर में क्यों लेकर आए हो, तो टूटा फूटा घर है, तुम जानती हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौन रहता है? मास्टर जिन उसे कहता है हाँ मुझे पता है, और साथ ही वो सोच रहा था J999 ओवरलैपिंग वेव टेक्निक जो कि एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक है, वाली टेक्निक वहाँ पर जिस सीनियर ने बेची है वो चू जिंगजुन था, यानी कि वो जुनजी था। इसका मतलब तो यह कि चू फैमिली वालों के पास अभी भी काफी सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, अगर मैं जाकर उस लड़के के पास सारे ट्रेजर्स ले सकता हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मास्टर जिन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है तो ये चू फैमिली है, मैंने इस बारे में सुना है, मैंने सुना है कि ये सिटी की काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस फैमिली हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रात में इनके सारे एक्सपर्ट्स मारे गए और ये सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में चले गए। समझ नहीं आती कि इतनी महान फैमिली इतनी बुरी तरह से कैसे गिर सकती है। मास्टर जिन से कहता है मैं यहाँ पर एक स्पेशल मकसद से आया हूँ, आज रात यहाँ पर हमारे पूरे सिटी में। मास्टर से कहता है आज के बाद हमारे ज़ीफेंग सिटी में कोई भी चू फैमिली नहीं होगी, क्योंकि आज रात के बाद चू फैमिली खत्म होने वाली है। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है, जुनजी अपने कल्टीवेशन रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा था, क्योंकि उसे भी शक होता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। छत के ऊपर से उसे एक छोटे पत्थर के गिरने की आवाज आती है, तो जब मास्टर जिन उसकी छत के ऊपर पहुंच जाता है। छत के ऊपर आने के बाद मास्टर जिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है क्यों ना तुम भी यहाँ पर मेरे साथ अंदर चलो, अंदर जाकर हम लोग जंग मास्टर चू से मिलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे ब्लड देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे पता है कि तुम अंदर जाकर उसको मारने वाले हो। तब ये जंग मास्टर जिन से कहता है तुम्हें ब्लड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि तुम इस बार में भूल रही हो कि जब हम लोगों ने पहली बार किया था तब तुम्हारे अंदर से भी बहुत सारा ब्लड निकला था। पर मेरे ख्याल में आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि कहां से ब्लड निकला था। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है इस तरह की बकवास मत करो। यंग मास्टर जिन से कहता है अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुका, मेरा इंतजार करो, अब देखना कैसे मैं यहाँ पर जाकर चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। जल्दी से जंप करते हुए रूम के अंदर चला जाता है और जिंजुन से कहता है चू फैमिली के यंग मास्टर लगता है कि काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। अरे जुनजी भी पहले से तैयार बैठा होता है, वो उसे कहता है मैं भी तो यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आने में थोड़ी सी देर कर दी। यंग मास्टर जिन से कहता है मुझे पता है कि आज वो सीनियर जो कि वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को बेचने के लिए आया था वो तुम ही थे। चू फैमिली वालों के पास अभी भी एक लेवल 1 की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अभी भी और बहुत सारा खजाना हो सकता है, जल्दी से वो सारे का सारा खजाना मेरे हवाले कर दो। तो वो सारे का सारा खजाना और सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो मेरे हवाले कर देते हो, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं। तुम्हारा जुनजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो खुद ही उनको मुझसे ले लो। तो यंग मास्टर जिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पर अटैक करने की, तुम तो बॉडी टैम्परिंग के 4th लेवल पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतना एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। आदि वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी मार्शल स्पिरिट एक पैसल होती है, पैसल मतलब ये होता है कि वो एक छोटा सा वेपन होता है, भाले की तरह का वेपन, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसने अपने पैसल को पीच फ्लावर पैसल का नाम दिया होता है और वो एक ग्रेड 3 की मार्शल स्पिरिट होती है। हमारा ज़ाओलिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं 17 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी अपने लिंक को वेपन के तौर पर यूज करते हुए नहीं देखा। तुमने तो अपने ही लिंक यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के तौर पर यूज कर लिया है, देखना मैं तुम्हारे लिंक को भी तोड़ दूंगा, क्योंकि उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है यानी कि उसका जो पीच फ्लावर पैसल होता है वो लिंक की तरह का ही लग रहा होता है, इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तो वो उसे कहता है मेरा ये वाला जो पैसल है यानी तुम जिसे तुम लिंक कह रहे हो इसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीनों को तो मैं इसे मारने के लिए यूज करता हूँ। साथ ही वो अपने पैसल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, वो अपने एनर्जी के साथ उसको कंट्रोल कर रहा था और उसका पैसल के साइज में छोटा होता है, बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ जाता है और जुनजी के ऊपर बार-बार अटैक होता है। जुनजी उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। मास्टर जिन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बार-बार मेरे अटैक्स को डॉज कर पाओगे, कितनी बार तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर सकते हो। तुम्हारा जुनजी भी वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक बैरियर बनाता है और उस बैरियर के साथ उसके पैसल को ब्लॉक करता है और उसे कहता है आज देखना मैं तुम्हारे इस लिंक के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो जैसे उसका पैसल जाकर उसके एनर्जी शील्ड के साथ टकराता है, लिंक अपने हाथ को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका पैसल 2 टुकड़े हो जाता है। तो ये एक सोल वेपन होता है, तो सोल वेपन के टूटने की वजह से जिस बंदे का वो वेपन होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो मास्टर जिन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मार्शल स्पिरिट तो ग्रेड 3 की मार्शल स्पिरिट थी, फिर तुमने इसको यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। तो जुनजी उसे कहता है तुम्हारे पास बस इतनी ही एबिलिटीज थी और इतनी सारी थोड़ी बहुत एबिलिटीज के साथ तुम यहाँ पर मेरी चू फैमिली में आकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी जिन फैमिली को यहाँ पर किस तरह नाइलेट करता हूँ। जब जिन फैमिली का यंग मास्टर मरेगा तो जिन फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मास्टर जिन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा और बड़ी स्पीड से बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जुनजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। वो जल्दी से आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो उसी वक्त यंग मास्टर जिन की गर्लफ्रेंड भी नीचे उतर आती है, वो अपने हाथ में नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जुनजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ ही अपने पास एक ब्लेड निकालता है और उस ब्लेड को सामने की तरफ फेंक देता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। मास्टर जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो ब्लेड उसकी गर्लफ्रेंड को लगे और उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है। जुनजी यंग मास्टर जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में घटिया इंसान हो, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर शील्ड के तौर पर यूज कर लिया कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हमारा जुनजी उसके मुंह पर जबरदस्त पंचेस मारता है जिससे वहीं पर गिर जाता है। पता नहीं इसने यहाँ पर यंग मास्टर जिन को जान से मार दिया या फिर इसको सिर्फ जख्मी किया है, क्योंकि यहाँ पर जिस डिटेल नहीं बताई जा रही। के बाद हमारा जुनजी वापस अपने कल्टीवेशन रूम में आ जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस कमीने के यहाँ पर आने की वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम हुई है। मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी फैमिली क्लैन मीटिंग होने वाली है। जुनजी के पास उसकी जो नेमलेस स्टॉर्म है वो कहता है फिलहाल के लिए मैं नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस स्टॉर्म के अंदर काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई है। वो अपने पास से बॉडी टैम्परिंग पिल को निकालता है और उस पिल को खा जाता है। उस पिल को खाने के साथ वो अपनी बॉडी को भी टैम्पर कर रहा है। जी कहता है पता नहीं यहाँ पर ये वाली पिल्स खाने के बाद जी मुझे ब्रेक थ्रू करने की इजाजत देंगी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ और अगले लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ और साथ ही अपनी मार्शल
स्पेशल स्पिरिट यानी कि अपनी तलवार को ब्रेक थ्रू करवाना चाहता हूँ। जुंजी यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है जिसको विंड थंडर स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है। जी कहता है ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसके पूरे 3 लेवल्स हैं। इसके 3 लेवल्स हैं लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही लेवल को मास्टर कर पाऊंगा। जुंजी कहता है मैं फिलहाल के लिए इसके पहले मूव जिसको शिफ्टिंग विंड कहते हैं उसी को मास्टर कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पर शिफ्टिंग विंड को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। फिर देर के बाद वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है क्योंकि अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर है। बाहर का 1 दिन और यहाँ के 5 दिन है और उसके बाद सिर्फ 2 ही दिन बचे थे अपनी क्लैन मीटिंग के लिए। तो 10 दिन के अंदर वहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर इसने अपनी पहली मार्शल आर्ट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। फाइनली जब अपने रूम के अंदर से बाहर निकलता है, जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसके सामने उसकी वाइफ खड़ी होती है। उसकी वाइफ ने नए कपड़े पहने होते हैं। वो उसे कहती है हम लोग फैमिली क्लैन मीटिंग में जा रहे हैं, क्या मेरी ये ड्रेस ठीक है? उसे कहता है चाहे तुम कुछ भी पहन लो तुम हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। तो साहब भी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे कहता है यंग मास्टर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, चलो चलने का वक्त हो चुका है। मास्टर से कहता है चलो फिर ठीक है फैमिली क्लैन मीटिंग में चलते हैं और चलकर सभी लोगों को बता देते हैं कि पैट्रियार्च कौन है। हमारा जुंजी अपने दोस्तों को अपने साथ लेता है और चल पड़ता है। ये सभी लोग फैमिली पैट्रियार्च मीटिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग चू फैमिली के मेंबर्स हैं। वो सभी लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं, खुश भी हो रही होती है। वैसे कुछ जो यहाँ पर मुंह बनाकर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से ये साथ अपने इस लड़की को भी ले आया है एक नौकरानी के साथ शादी करके। इसने हमारी चू फैमिली का नाम खराब कर दिया। लोग वहाँ पर खुश हो रहे हैं। वो लोग ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि आज जो एल्डर्स हैं वो इस लड़के को फाइनली पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर से हटा देंगे क्योंकि पैट्रियार्च की सील इस लड़की के पास है और इस लड़की के पास है वो सील ले ली जाएगी। यंग मास्टर चू और उसके साथ उसके दोस्त बहुत घबराए हुए होते हैं उन सभी लोगों की बातें सुनकर। जुंजी फैमिली मेंशन के बाहर जाकर रुक जाता है और अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो खुद वहाँ पर अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके सामने तीनों ग्रेट एल्डर्स बैठे होते हैं और उन तीनों ग्रेट एल्डर्स के साथ बाकी सारे एल्डर्स और मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। जब वहाँ पर जाता है तो ग्रेट एल्डर से कहते हैं मेरे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आसपास की बकवास बातें कर सकूं। मैं सीधी मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम्हारे पास जो फैमिली पैट्रियार्च की सील है वो जल्दी से मुझे वापस कर दो। हमारा जुंजी सभी लोगों को याद दिलाता है। वो उनसे कहता है जब हमारी चू फैमिली यहाँ पर राइज पर थी सभी लोगों में हमारी चू फैमिली सबसे ज्यादा महान फैमिली हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की वजह से। मेरे फादर इस फैमिली के पैट्रियार्च थे और उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को पूरे ज़ीपेंग सिटी में सबसे मशहूर फैमिली बना दिया था। मेरे फादर अभी तक जिंदा है क्योंकि उनके मरने की कोई भी खबर नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पर मुझसे उसकी सील को कैसे ले सकते हो क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो यहाँ पर ये वाली सील मेरे पास रहेगी। ये हमारे क्लैन के रूल्स के मुताबिक पैट्रियार्च की जो सील होती है वो जनरेशन टू जनरेशन उसी की जनरेशन को जाएगी जो पहला पैट्रियार्च था। तो मेरे फादर अगर मर भी चुके हैं तो उसके मरने के बाद भी मैं उसका बेटा हूँ। तो ये वाली गोल्डन सील तो मेरे पास ही रहेगी और मैं तुम्हारा नया पैट्रियार्च बनूंगा। उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारा फादर एक बहुत ही महान इंसान था। तो यहाँ का पैट्रियार्च था तब हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। लेकिन साथ ही वो कहते हैं लेकिन क्या तुम इस बात को भूल चुके हो तुम्हारे फादर की कई गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। हमारी चू फैमिली की ये हालत हो चुकी है। अटैक में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। तो तुम्हारा फादर कहाँ गया? वो तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए चला गया। उसने अपनी चू फैमिली को छोड़ दिया। वो एक गद्दार है। उसके बाद आज देखो हमारी हालत क्या हो चुकी है। दूसरी छोटी फैमिलीज भी हमें यहाँ पर अपनी आंखें दिखाते हैं। सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है। इसी वजह से अब तुम्हें कोई भी हक नहीं है। तुम्हारे बाप के वापस आने पर ना ही तुम्हें यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का कोई हक है। इसलिए जल्दी से जल्दी वो वाली सील मेरे हवाले करो। ग्रेट एल्डर कहती है आज मैं चू पैंतियां यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और तुम सभी लोगों का पैट्रियार्च बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम रिकमेंड करता हूँ। अगर तुम सभी लोगों को इस बात से कोई मसला हो तो तुम लोग मुझसे ये बात कह सकते हो कि वो सभी लोग भी ग्रेट एल्डर के साथ होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग अपनी चू फैमिली को राइज करवाना चाहते हैं। हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर चू फैमिली मीटिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर ग्रेट एल्डर चू पैंतियां सभी लोगों से कहते हैं मैं यहाँ पर अपने पैट्रियार्चशिप की अनाउंसमेंट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपना पैट्रियार्च बना लो तो मैं तुम सभी की फैमिली को राइज करवा दूंगा। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं हम लोग इस बात से सहमत है। ग्रेट एल्डर को हमारा नया पैट्रियार्च बन जाना चाहिए जबकि हमारा जुंजी है तो बहुत ज्यादा छोटा है पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। जुंजी ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है ग्रेट एल्डर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा वंडरफुल है और आपके पास ऐसे तरीके भी होंगे आप जिससे फैमिली को राइज करवा सकते हैं। जुंजी अपने ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर अब जबकि आप हमारे पैट्रियार्च बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? तो पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, सवालों का जवाब देने में क्या बुराई है, चलो पूछो तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो। जुंजी कहता है जैसा कि आपको पता है कि हमारी फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग में क्यों है क्योंकि कभी हमारी फैमिली ग्रेट फैमिली हुआ करती थी। आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनने के बाद आप क्या करेंगे? आपका मकसद तो यही होगा कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें, फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। ग्रेट पैट्रियार्च से कहते हैं हाँ ये तो जाहिर सी बात है, फैमिली को दोबारा से राइज करवाना है तो हमारी फैमिली में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होगा। सबसे पहला मकसद यही होगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड को ज्यादा बढ़ाऊं जिसकी वजह से हमारी फैमिली में ज्यादा पैसा आ सके और हम लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जुंजी से कहता है सेकंड एल्डर तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपने कहा कि आप क्लैन के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप एक पूरे साल में हमारी चू फैमिली के लिए कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं हमारे यहाँ पर टाउन के अंदर बहुत सारी एलिज और वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं मुझे लगता है कि मैं पूरे साल का कम 1 लाख सिल्वर कॉइन्स तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ जिससे हमारी फैमिली काफी अच्छे से राइज कर सकती है। तो वो सभी लोग बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, ये पूरे साल के 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। 1 लाख सिल्वर कॉइन अगर हमारी फैमिली में हर साल आना शुरू हो जाए फैमिली तो बहुत ज्यादा वेल्दी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगी। हमें तो ये बात वाकई में मंजूर है, हम लोग ग्रेट एल्डर को अपना पैट्रियार्च बनाने के लिए तैयार हैं। सभी गरीब लोग जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं देखा वो सभी लोग यहाँ पर सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स पर ही मान जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ग्रेट एल्डर को पैट्रियार्च बना दिया जाए। हमारा जुंजी से कहता है ग्रेट एल्डर तुमने कहा कि तुम पूरे साल का 1 लाख सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करोगे लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकम बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतनी इनकम इकट्ठा कर सकते हो साल की तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ पैट्रियार्च बनने के लिए। ठीक है, सभी लोग ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं जबकि ग्रेट एल्डर भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जिंगजुन लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जैसा एक छोटा लड़का तुम्हें लगता है कि तुम 1 लाख सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा कमा सकती हो वो भी पूरे साल के। मैं साल के सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन से कमा सकता हूँ। बाकी के सभी लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो सही ये पैट्रियार्च का बेटा कौन सी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है। ये ग्रेट एल्डर से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता तो ये खुद गरीबी में क्यों रह रहा है, इसका तो अपना घर टूटा फूटा है। यहाँ पर हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है, हम लोग यहाँ पर किसी गरीब भिखारी को अपनी फैमिली का पैट्रियार्च बना दें। हमारा जुंजी अपने पास से वो थैली निकालता है, उस थैली के अंदर उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। उनसे कहता है इस थैली के अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स है, तुम
समझते हो 40 स्पिरिट स्टोन्स कितने होते हैं? बाकी के सभी लोग भी बहुत सारा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यंग मास्टर जिंगजुन के पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहां से आए? इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स का मतलब यह है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। जिंगजुन उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं? इसके अंदर पूरे 80 स्पिरिट स्टोन्स हैं। सभी लोग कहते हैं इसके पास 80 स्पिरिट स्टोन्स है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 8 लाख सिल्वर कॉइंस हैं। लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ सकता है? वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें यहाँ पर क्या फैसला करना चाहिए, हमारे लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा, ग्रेट एल्डर या फिर लड़का? जुंजी फिर से ग्रेट एल्डर से कहता है, ग्रेट एल्डर तो आप मुझे बताओ कि हम दोनों में से कौन टॉप पर है, ऐसे कौन यहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि तुम तो साल का सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइंस कमाना चाहते हो। उसी वक्त उसका बेटा भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जो चू फैमिली का नंबर 1 जीनियस भी है, जिसका नाम चू हाई है। चू हाई वहाँ पर आता और कहता है, जिंगजुन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लेने से तुम फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक बन जाते हो? सिर्फ और सिर्फ पैसा होने से कोई भी फैमिली पैट्रियार्च नहीं बन सकता। जिंगजुन से कहता है इस बात का क्या मतलब है? चू हाई उसे कहता है यहाँ पर सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम फैमिली के कचरे हो, तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है। तुम एक पैसे के ढेर के ऊपर ही क्यों ना बैठे हो, अगर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो तुम फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो। जुंजी से कहता है जिस तरह तुम यहाँ पर बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक बंदा जिसके पास पैसा और साथ में वो कचरा ना हो फैमिली पैट्रियार्च बनने के लायक है, क्या तुम यही कह रहे हो? वो से कहता है मैं यही कह रहा हूँ। तो जुंजी से कहता है तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस बात को कैसे साबित करूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ? वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे कहता है ये तो बहुत आसान है, तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइट में हराना होगा, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम कचरे नहीं हो। ताकि वो सोच रहा था मैं बॉडी टेम्परिंग के 6 लेवल पर हूँ, जब ये बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है, तो जिसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी लेवल 1 की मास्टर स्पिरिट है, जो कि बहुत ही बेकार सी है। नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करके मुझसे फाइट में जीत सकेगा, तो पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसे कहता है तुमने क्या सोचा? जुंजी से कहता है मैंने सोच लिया, चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कचरा नहीं हूँ। बाकी के सभी लोग बहुत सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जिंगजुन को क्या हो गया, ये चू हाई को चैलेंज कैसे कर सकता है, जबकि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि चू हाई हमारी फैमिली का सबसे जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। चू हाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन ये फाइट इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होगी, वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। इसे में एक सीन बाहर का भी दिखाते हैं, अब वो ल्यूजियांग दोनों बाहर दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। ल्यूजियांग कहती है काफी देर हो चुकी है लेकिन जुंजी अभी तक बाहर नहीं आया, मेरा जुंजी कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा या नहीं? उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं फिर भी तुम्हारे लिए अंदर जाकर देखकर आता हूँ। वो चुपचाप अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है जुंजी चूहा से फाइट करने के लिए वहाँ पर ग्राउंड में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पैट्रियार्च के बेटे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, जबकि उसे पहले से पता है कि उसके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं है। वहाँ के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो ग्रेड 3 की मास्टर स्पिरिट है, वो एक डीमन वुल्फ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। लोग अभी यहीं पर खड़े देख ही रहे होते हैं कि फाइट स्टार्ट होगी। फाइट के स्टार्ट होते ही तो वहाँ अपनी मास्टर स्पिरिट यानी डीमन वुल्फ को रिलीज करता है, जो कि बड़ी स्पीड से निकलता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। जुंजी जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसे काफी बड़ा झटका लगता है, वो काफी दूर जाकर लुढ़कता हुआ जाता है। चूहा भी हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें तो डॉज करने की काफी ज्यादा एबिलिटीज आती है, तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छे से डॉज किया, देखना तुम ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स में तुम्हारा किस्सा खत्म करने वाला हूँ। साथ ही वो फिर से अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसका डीमन वुल्फ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके पंजों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी तरह वो अपने पंजे के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे जुंजी के कंधे के ऊपर बाजू के ऊपर एक कट लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। वो भी पीछे की तरफ हटता है और कहता है इसके पंजे तो काफी ज्यादा तेज है। चूहा उसे कहता है मुझे बताओ कि मेरे डीमन वुल्फ के शार्प क्लास में कैसे लगे, तो मेरे डीमन वुल्फ ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पंजा मारा, थोड़ी देर की बात देखना ये तुम्हारे सर को अपने दांतों से चबा रहा होगा। हमारे जुंजी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है इसकी मास्टर स्पिरिट मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, तो मैं इसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, मुझे इस फाइट को क्विकली एंड करना होगा, मुझे अपनी बची कुची पावर को एक ही मूव में यूज करना पड़ेगा। चूहा उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर टॉप बनने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका बाकी है, तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी है, उसके बाद वो गोल्डन सील मुझे 2 जान से दफा हो जाओ। हमारा जुंजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने वाला हूँ। जुंजी यहाँ पर अपनी तलवार के साथ स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक के पहले मूव जिसका नाम शिफ्टिंग विंड होता है उसको यूज करता है। चूहा उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस मूव को यूज करके मुझसे जीत पाओगे, तो तुम्हें अपने ही इस डीमन वुल्फ के क्लास के नीचे दफन करने वाला हूँ। और उसका डीमन वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा था, जुंजी उसके अटैक को फिर से अवॉइड कर रहा था, साथ ही वहाँ पर अपने स्पेशल विंड वाले मूव को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारा हवा का प्रेशर निकलता है। साहू को भी दिखाते हैं, साहू उन लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर छुपकर देख रहा होता है कि उसका यंग मास्टर वहाँ पर फाइट कर रहा है। जुंजी डीमन वुल्फ से फाइट करते हुए अपने शिफ्टिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से आगे गुजर जाता है और साथ ही वो चूहाई के कंधे के ऊपर कट लगाकर आगे गुजरता है, जिसकी वजह से चूहाई का कंधा वहाँ पर जख्मी हो जाता है। चूहाई वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे यहाँ पर जख्मी कैसे कर दिया, तो फैमिली में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मैं चू फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर हूँ। अपनी तलवार को उसकी गर्दन के करीब रखते हुए कहता है तुम इस मैच को हार चुके हो, चलो जल्दी से अपनी हार मान लो। बाकी के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर कैसे जीत गया। हमारा जाहू चिल्लाकर कहता है मुझे लगा ही था कि हमारा यंग मास्टर इसी मैच को जीतेगा, क्योंकि यंग मास्टर ने इस नई तलवारबाजी की टेक्निक को सिर्फ 2 दिन पहले ही सीखा है। 2 दिन पहले वो सीखे हुए मूव को यूज करते हुए उन्होंने इसको हरा दिया। बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, किसने 2 दिन पहले इस नई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है, 2 दिन पहले सीखी हुई टेक्निक के साथ ही यहाँ पर हमारे सबसे जीनियस लड़के को कैसे हरा सकता है। सभी के साथ साथ चूहा भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ 2 दिन में इसने तलवारबाजी की नई टेक्निक कैसे सीख ली। इसी के साथ ही वो पागलों की तरह वहाँ पर बातें करना शुरू करता है और कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसा एक कचरा रातों रात इतना ज्यादा अमेजिंग कैसे हो गया, तुम एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो। हमारा जुंजू से कहता है चूहाई तुम पहले से इस मैच को हार चुके हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद से मुझे पैट्रियार्च की तरह मानना शुरू कर दो, मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। चूहाई उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उसी वक्त ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे चूहाई से कहते हैं तुम पीछे हटो, मुझे इससे बात करने दो। ग्रेट एल्डर आगे बढ़कर उसे कहते हैं जुंजी ये बात तो वाकई में सच है कि इस वक्त तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम वाकई में पैट्रियार्च बनने के लायक हो, लेकिन एक बात तुम सभी लोगों को पता चलनी चाहिए, सभी लोगों को पता है कि तुम एक कचरे
रहे हो, जब से तुम पैदा हुए हो, जब से तुम एक बच्चे थे तभी से तुम एक कचरे हो। कुछ ही दिनों में तुमने ये वाली मार्शल आर्ट की टेक्निक कहाँ से हासिल कर ली और सारे तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए? तुम इस बात को हम सभी लोगों के सामने एक्सप्लेन करोगे। महाराज जुंजी उनसे कहता है तो मैं तुम सभी लोगों के सामने इस बात को क्यों एक्सप्लेन करूं? ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन जाते हो तो तुम यहाँ पर जो भी काम करोगे वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इस वजह से तुम्हारा कैरेक्टर तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली का ग्रेट एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर इस बात की डिमांड करता हूँ कि हमें तुम्हारी बॉडी को सर्च करना चाहिए। देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए और तुम्हारे घर को भी हम लोग सर्च करेंगे, देखेंगे कि तुम्हारे पास ये सारी टेक्निक्स कहाँ से आ रही हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे हैंड ओवर करो। मैं उन सारी चीजों को 1 by 1 करके चेक करूंगा, उनको इंस्पेक्ट करूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी को वो सारी चीजें देगा क्योंकि इसे ग्रेट एल्डर से भी फाइट करना पड़ सकती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।